क्या होगा अगर एक साधारण जॉब चेंज आपकी पूरी किस्मत बदल दे? क्या होगा अगर नई नौकरी के साथ जाग उठे एक प्रलयकारी शक्ति? स्वागत है जॉब शिफ्ट राइज ऑफ द प्रलय सर्पेंट की दुनिया में, जहां फैंटेसी और साइंस फिक्शन मिलकर रचते हैं एक ऐसा ब्रह्मांड जो कल्पना से भी परे है। एक आम इंसान रोजमर्रा की जिंदगी में उलझा हुआ, लेकिन एक अनजाने जॉब शिफ्ट के बाद उसकी जिंदगी जुड़ जाती है एक रहस्यमयी सिस्टम से, और उसी पल जाग उठता है ड्रैगन प्रलय सर्प, एक प्राचीन विनाशकारी हरा ड्रैगन जिसकी शक्ति पूरी दुनिया को मिटा सकती है। लेकिन ये सिर्फ विनाश की कहानी नहीं है, ये है विकास, शक्ति और भाग्य के टकराव की कहानी। हर मिशन के साथ उसके स्टैट्स बढ़ते हैं, नई स्किल्स अनलॉक होती हैं, हिडन पावर्स सामने आती हैं। उसके साथ खड़ी है एक शक्तिशाली और निडर महिला योद्धा, सिर्फ साथी नहीं बल्कि उसकी बराबरी की ताकत। दोनों मिलकर उतरते हैं एक ऐसी जंग में जहां हाई वोल्टेज एंशिएंट पावर्स और फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी टकराते हैं। हाई वोल्टेज हाई टेक बैटल सूट्स और सिस्टम एबिलिटीज का विस्फोट होता है। हाई वोल्टेज हिडन डायमेंशंस और अननोन एनिमीज सामने आते हैं। हाई वोल्टेज हर एपिसोड के साथ शक्ति का स्तर कई गुना बढ़ता है। जैसे जैसे प्रलय सर्प जागता है, वैसे वैसे नायक के अंदर भी जागती है एक नई महत्वाकांक्षा। क्या ये शक्ति दुनिया को बचाएगी या खुद दुनिया के लिए खतरा बन जाएगी? ये कहानी है पावर, डेस्टिनी और अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन की। ये कहानी है एक साधारण इंसान के असाधारण बनने की। अगर आपको पसंद है फायर सिस्टम बेस्ड एवोल्यूशन, फायर एपिक ड्रैगन्स, फायर साइफाई जोर फैंटेसी यूनिवर्स, फायर पावर ग्रोथ जर्नी, फायर सिनेमैटिक बैटल्स, तो ये सीरीज आपके लिए ही बनी है। स्पीच बलून अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं, आपके कमेंट्स हमें और भी ज़्यादा मोटिवेटेड करते हैं। थम्स अप का चिन्ह, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, बेल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि कोई भी एपिसोड मिस ना हो। हेडफोन, बहुत जल्द हम इस सीरीज़ की सब्सक्रिप्शन बेस्ड ऑडियो सीरीज़ भी अपलोड करने वाले हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए और इस महायात्रा का हिस्सा बनिए। स्वागत है फैंटेसी नॉवल वर्ल्ड में, जहां कहानियां नहीं बनती बल्कि लेजेंड्स जागते हैं। ड्रैगन 1, अध्याय 71, 5 महाविद्यालय और इंद्रप्रस्थ की व्यवस्था। मुझे अभी कुछ बैठकों में शामिल होना है। तुम ये नवागंतुक छात्र नियमावली लो और नए छात्र पंजीकरण कार्यालय में जाकर अपना नामांकन करा लो। जब तुम वहां जाओ तो कैंपस के वातावरण से भी थोड़ा परिचित हो जाना। साथ ही जो कुछ भी तुम जानना चाहते हो वह इस नियमावली में विस्तार से दिया गया है। शिक्षिका गागी ने रुद्रांश के हाथ में एक छोटी पुस्तिका रखी और फिर अपने काम में व्यस्त होने के लिए चली गईं। पिछले कुछ दिनों में योद्धा प्रवेश परीक्षा के परिणाम घोषित हुए थे। हर प्रांत की योग्यता सूची बाहर आ चुकी थी और प्रवेश कार्यालय की मुख्य शिक्षिका होने के नाते वह स्वाभाविक रूप से बहुत व्यस्त थीं। रुद्रांश नियमावली के पन्ने पलटते हुए पंजीकरण कार्यालय की ओर चल दिया। उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि इंद्रप्रस्थ युद्ध विश्वविद्यालय अकेडमी का घेरा वास्तव में अकल्पनीय रूप से विशाल था। नियमावली में दिए गए मानचित्र के अनुसार स्थानांतरण महल से लेकर नवागंतुक पंजीकरण कार्यालय तक की दूरी 50 किलोमीटर थी। क्या आप विश्वास कर सकते हैं? सौभाग्य से पूरे परिसर में बहुत ही सुविधाजनक लघु अंतरिक्ष स्थानांतरण व्यू स्मॉल स्पेशल टेलीपोर्टेशन एरेज स्थित थे, जिनका उपयोग नए छात्र मुफ्त में कर सकते थे। जहां तक द्वितीय वर्ष या उससे ऊपर के छात्रों का सवाल था, उन्हें इनका उपयोग करने के लिए क्रेडिट्स खर्च करने पड़ते थे। क्रेडिट्स, इंद्रप्रस्थ की मुद्रा। नियमावली में स्पष्ट रूप से लिखा था कि इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के भीतर अब स्वर्ण मुद्राओं गोल्ड कॉइन्स का कोई विशेष महत्व नहीं रह गया था। यहाँ हर चीज़ का व्यापार और खरीद फरोख्त क्रेडिट्स का उपयोग करके की जाती थी। कौशल पुस्तकें, जादुई वस्तुएं, दुर्लभ सामग्रियां, उच्च श्रेणी के उपकरण, यहाँ तक कि पालतू जीव भी अब सोने के सिक्कों से नहीं खरीदे जा सकते थे। क्रेडिट्स प्राप्त करने के कई तरीके थे, जैसे कि अनिवार्य पाठ्यक्रमों को पूरा करना, वैकल्पिक विषयों में उत्कृष्ट प्रदर्शन, ग्रेड रैंकिंग, प्रशिक्षण मिशन और गुप्तधामों सीक्रेट रेल्म्स को सफलतापूर्वक साफ करना। रास्ते में रुद्रांश की मुलाकात कई नए छात्रों से हुई। उसने देखा कि इनमें से 90% छात्र अत्यंत धनी और प्रभावशाली परिवारों से थे। वे शानदार रेशमी वस्त्र पहने हुए थे, उनके चेहरे पर एक अजीब सा अहंकार था और लगभग हर छात्र के साथ उनके निजी सेवक चल रहे थे। ये दृश्य एक कड़वी सच्चाई को भी दर्शाता था। वर्तमान वातावरण में भले ही योद्धा शिक्षा का लोकतंत्रीकरण हो चुका था, लेकिन सामान्य परिवारों के बच्चों के लिए शीर्ष अकादमियों में प्रवेश पाना अभी भी हिमालय चढ़ने जैसा कठिन था। कभी कभी प्रतिभा से अधिक संसाधन महत्वपूर्ण हो जाते थे। पंजीकरण और छात्र संख्या 0001 का रहस्य। लगभग 10 मिनट बाद रुद्रांश पंजीकरण कार्यालय पहुंचा। यहाँ किसी जटिल प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं थी। रुद्रांश की सारी जानकारी पहले ही विश्वविद्यालय के मुख्य तंत्र बैकएंड सिस्टम में दर्ज की जा चुकी थी। उसने अपना पहचान पत्र वहां तैनात एक वरिष्ठ छात्रा को दिया। छात्रा ने जैसे ही मशीन पर उसे स्वाइप किया, रुद्रांश की पूरी जानकारी स्क्रीन पर चमकने लगी।
मशीन ने स्वचालित रूप से इंद्रप्रस्थ का एक विशिष्ट छात्र आईडी कार्ड तैयार कर दिया। वरिष्ठ छात्रा ने कार्ड उठाया और जैसे ही उसने पहला पृष्ठ खोला, उसके सुंदर चेहरे के भाव पूरी तरह जम गए। उसने अपनी आंखें मलीं, मानो उसे अपनी दृष्टि पर विश्वास न हो रहा हो। क्या मैं सही देख रही हूँ? रुद्रांश, तुम वही नंदापुर प्रांत के महाविद्वान हो जिसने हाल ही में पूरे देश में तहलका मचा रखा है? वरिष्ठ छात्रा ने अविश्वास के साथ रुद्रांश की ओर देखा और चिल्ला उठी। उसकी आवाज़ सुनते ही आसपास खड़े अन्य वरिष्ठ छात्र छात्राएं, जो नए सुंदर जूनियरों को देखने आए थे, तुरंत इधर मुड़ गए। रुद्रांश, क्या ये वही है जिसने विश्व मैत्री योद्धा अकादमी के उस वरिष्ठ छात्र को बुरी तरह पीटा था? उफ, ये लड़का दिखने में तो शांत लगता है, पर कौन जानता था कि यह इतना भयंकर होगा। अरे, क्या तुमने इसका छात्र आईडी नंबर देखा? 72,28,30,001। इसका मतलब है कि विश्वविद्यालय के कुलपति ने इसे अनौपचारिक रूप से नए छात्रों में प्रथम स्थान पर रखा है। 72,283 इस साल के प्रथम वर्ष के छात्रों का कोड था और उसके बाद का 0001 स्वयं छात्र की क्रमिक संख्या थी। आश्चर्य, झटका और थोड़ी घबराहट। रुद्रांश के आसपास मौजूद लोगों की निगाहों में भावनाओं का मिश्रण था। इंसान का नाम ही उसकी परछाई बन जाता है। प्रांतीय विजेता होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। ऊपर से रुद्रांश ने कुछ दिन पहले ही अपने से 20 स्तर ऊपर के छात्र को धूल चटाई थी। ये बात सभी प्रमुख अकादमियों में जंगल की आग की तरह फैल गई थी। इंद्रप्रस्थ के नए छात्र भी रुद्रांश को देख रहे थे। उनकी आंखों में जलन और युद्ध की भावना उमड़ रही थी। वे केवल इसलिए नहीं डरे क्योंकि रुद्रांश विजेता था, वे खुद भी अपने अपने क्षेत्रों के दिग्गज थे। ठीक है, मैं तुम्हें छात्र छात्रावास क्षेत्र तक छोड़ देती हूँ। वरिष्ठ छात्रा के चेहरे पर एक कोमल मुस्कान खिल गई। रुद्रांश की ख्याति जानते ही उसका व्यवहार पूरी तरह बदल गया था। लेकिन रुद्रांश ने रूखेपन से अपना सिर हिलाया। आवश्यकता नहीं है वरिष्ठ छात्रा, मैं स्वयं चला जाऊंगा। इतना कहकर उसने अपना आईडी कार्ड उठाया और मुड़कर चल दिया। बड़ा ही अभिमानी है। आसपास के लोग उसकी पीठ देखते हुए बड़बड़ाने लगे। छात्रावास की श्रेणी और विला नंबर 1 मानचित्र की सहायता से रुद्रांश ने आसानी से अपना आवंटित आवास ढूंढ लिया। यह कोई साधारण छात्रावास नहीं था, बल्कि एक पहाड़ की चोटी पर स्थित एक शानदार स्वतंत्र विला था। पहाड़ की ढलान पर भी शानदार विला की कतारें थीं, लेकिन रुद्रांश का विला नंबर 1 सबसे विशिष्ट था। वह अकेला चोटी पर स्थित था, जहां से पूरी अकादमी का दृश्य दिखाई देता था। नियमों के अनुसार आवास की शर्तें छात्र की रैंकिंग के आधार पर तय की जाती थीं। यहाँ 4 श्रेणियां थीं। एस श्रेणी, जहां रुद्रांश था, यहाँ केवल शीर्ष 100 छात्र रह सकते थे। तारांकन ए श्रेणी, जहां शीर्ष 300 छात्र रह सकते थे। बी श्रेणी, शीर्ष 800 छात्रों के लिए। सी श्रेणी, 800 से नीचे की रैंकिंग वाले छात्रों के लिए। वर्तमान में ये रैंकिंग कुलपतियों द्वारा तय की गई थी, लेकिन 15 दिनों के भीतर एक विशाल नवागंतुक प्रतियोगिता न्यू स्टूडेंट्स कॉम्पिटिशन होने वाली थी, जो इस रैंकिंग को फिर से निर्धारित करेगी। इंद्रप्रस्थ के 5 महाविद्यालय। इंद्रप्रस्थ युद्ध विश्वविद्यालय के भीतर कुल 5 प्रमुख कॉलेज थे। 1. संग्राम महाविद्यालय, वो कॉलेज यहाँ सबसे अधिक छात्र थे। इनका सिद्धांत था युद्ध से ही शांति। यहाँ योद्धाओं और जुझारू प्रवृत्ति के लोगों को निखारा जाता था। 2. मायावी महाविद्यालय, मैजिक कॉलेज, ये केवल जादुई पेशों वाले छात्रों के लिए था। 3. प्रभा महाविद्यालय, लाइट कॉलेज, यहाँ मुख्य रूप से रक्षात्मक, टैंक और उपचारक हीलर योद्धाओं को प्रशिक्षित किया जाता था। 4. पशु शक्ति महाविद्यालय, बीस्ट अकेडमी, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यह विशेष रूप से पशु स्वामियों बीस्ट मास्टर्स के लिए था। 5. छाया महाविद्यालय, शैडो कॉलेज, ये केवल गुप्तघाती असैसिन्स पेशों के लिए था। कायदे से रुद्रांश को पशु शक्ति महाविद्यालय में जाना चाहिए था, लेकिन वह संग्राम या प्रभा महाविद्यालय में भी जा सकता था। पशु स्वामी एक बहुमुखी पेशा है। यदि उसका जीव रक्षात्मक है तो वह प्रभा में जा सकता है, और यदि उसका जीव लड़ाकू है तो संग्राम में। छोड़ो, पहले एक अच्छी नींद लेता हूँ। रुद्रांश ने जम्हाई ली और अपने महल जैसे विला के भीतर प्रवेश कर गया। गुरु माता किरण का आशीर्वाद और नव्या की सुगबुगाहट। रुद्रांश विला के आलीशान बिस्तर पर लेटा ही था कि उसकी कलाई पर बंधा वह कंगन हिलने लगा। नव्या अब सुप्त अवस्था से बाहर आने के करीब थी। विला के भीतर की ऊर्जा इतनी सघन थी कि वह नव्या के विकास को गति दे रही थी। रुद्रांश ने अपना बैग खोला और किरण द्वारा दिया गया तावीज़ निकाला। किरण ने उसे विदा करते समय कहा था, रुद्रांश, बड़े शहरों की चकाचौंध में अपने मूल को मत भूलना। शक्ति का अहंकार विनाश लाता है, पर शक्ति का संयम अमरता। रुद्रांश को अपनी बहन आन्या की भी याद आई। उसने उसे नंदापुर में सुरक्षित छोड़ दिया था, पर उसका लक्ष्य था कि वह जल्द ही आन्या को भी यहाँ बुला ले। अचानक विला के जादुई संचार दर्पण पर एक चमक हुई। यह एक आधिकारिक संदेश था। ग्रेटर दैन, समस्त नवागंतुक छात्र ध्यान दें, कल सुबह 9 बजे मुख्य युद्ध मैदान में पेशा चयन और प्रारंभिक द्वंद्व का आयोजन किया जाएगा।
यह आपकी योग्यता सिद्ध करने का पहला अवसर होगा। ग्रेटर दैन, रुद्रांश मुस्कुराया। प्रारंभिक द्वंद्व, यानी कल मुझे शांति से सोने नहीं दिया जाएगा। तभी विला की खिड़की पर एक साया उभरा। रुद्रांश ने तुरंत अपना वज्र खड्ग थंडर ब्लेड हाथ में लिया। बाहर आओ, उसने ठंडे स्वर में कहा। खिड़की से एक सुंदर युवती भीतर कूदी। उसके कान नुकीले थे और उसकी आंखों में पन्ने जैसी चमक थी। ये वही गंधर्व राजकुमारी ईशानी थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? यह एक छात्र का निजी आवास है। रुद्रांश ने अपनी तलवार नीचे नहीं की। शांत हो जाओ रुद्रांश, मैं यहाँ लड़ने नहीं बल्कि एक प्रस्ताव लेकर आई हूँ, ईशानी ने सहजता से कहा। तुम जानते हो कि तुम इस समय पूरे विश्वविद्यालय के निशाने पर हो। विला नंबर 1, ये केवल सम्मान नहीं बल्कि एक मौत का वारंट है। हर कोई तुमसे ये छीनना चाहता है। रुद्रांश ने उपहास किया। जिसमें दम हो वह आकर ले जाए। ईशानी मुस्कुराए। अहंकार अच्छा है पर अकेले लड़ना मुश्किल होता है। मैं नीलपद्म ब्लू लोटस गुट की ओर से तुम्हें आमंत्रित करने आई हूँ। हम गंधर्व और मानवों का एक विशिष्ट समूह हैं। यदि तुम हमारे साथ जुड़ते हो तो तुम्हें वे संसाधन मिलेंगे जो विश्वविद्यालय भी नहीं दे सकता। मैं किसी का गुलाम नहीं बनता, रुद्रांश ने सीधे शब्दों में कहा। गुलाम नहीं, साथी। सोच लो, कल के द्वंद्व में केवल छात्र ही नहीं बल्कि कुछ वरिष्ठ छात्र भी परीक्षक के रूप में आएंगे। वे तुम्हें नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे, ईशानी ने खिड़की की ओर बढ़ते हुए कहा। सोच लेना, मेरा प्रस्ताव प्रतियोगिता के अंत तक खुला है। वह हवा में विलीन हो गई। रुद्रांश वापस बिस्तर पर लेट गया पर उसकी नींद उड़ चुकी थी। उसे पता था कि कल का दिन आसान नहीं होने वाला। नव्या का जागरण। आधी रात को रुद्रांश के कमरे में एक नीली रोशनी फैल गई। मेज पर रखा कोकून दरकने लगा था। कड़क कोकून के बीच से एक छोटा सा सिर बाहर निकला। नव्या अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसकी त्वचा पर अब सुनहरे और नीले रंग के जटिल पैटर्न थे। उसके सिर पर 2 नन्हे सींग उभर आए थे जो बिजली की तरह चमक रहे थे। डिंग, बधाई हो, आपका पालतू जीव नव्या सफलतापूर्वक द्वितीय चरण नील विद्युत नागिन में विकसित हो गई है। नव्या की सभी विशेषताएं 300% तक बढ़ गई हैं। नया कौशल जागृत, विद्युत प्रलय, एस ग्रेड। नव्या ने एक लंबी फुफकार भरी और सीधे रुद्रांश की छाती पर कूद गई। वह पहले से थोड़ी बड़ी और अधिक बुद्धिमान लग रही थी। रुद्रांश ने उसे गले लगा लिया। स्वागत है वापस मेरी दोस्त। अब देखते हैं कि कल ये वरिष्ठ और विजेता हमारा सामना कैसे करते हैं। नव्या की आंखों में एक क्रूर चमक थी। वह भी युद्ध के लिए भूखी थी। अगली सुबह युद्ध का मैदान। अगले दिन सुबह 9 बजे पूरा इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय गूंज रहा था। हजारों छात्र युद्ध मैदान की ओर उमड़ रहे थे। यह एक विशाल अखाड़ा था जिसके चारों ओर जादुई सुरक्षा कवच लगे थे। मंच पर 5 महाविद्यालयों के डीन कुलपति बैठे थे। बीच में एक अत्यंत वृद्ध व्यक्ति बैठा था जिसकी आंखों में ब्रह्मांड की गहराई थी। वे थे महागुरु वशिष्ठ, इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के प्रधान कुलपति। छात्रों, महागुरु की आवाज बिना किसी माइक के पूरे मैदान में गूंजी। आज आप अपनी यात्रा का पहला चरण तय करेंगे। जो जीतेंगे वे इतिहास लिखेंगे, जो हारेंगे वे सीखेंगे। पंजीकरण की सूची के अनुसार रुद्रांश का नाम सबसे ऊपर था। पहला द्वंद्व, नंदापुर के रुद्रांश बनाम अग्निवंश के भैरव। भीड़ में शोर मच गया। भैरव वही छात्र था जिसे रुद्रांश ने पिछली रात अपने विला के बाहर धूल चटाई थी। वह एक स्तर 52 का योद्धा वॉरियर था और अग्निवंश के संसाधनों के कारण बहुत शक्तिशाली माना जाता था। भैरव मैदान में उतरा। उसकी आंखों में नफरत की आग थी। कल रात तूने मुझे धोखे से मारा था पर आज यहाँ पूरी दुनिया के सामने मैं तुझे मसल दूंगा। रुद्रांश शांति से मैदान के बीच में पहुंचा। उसने अपनी कलाई से नव्या को मुक्त किया। नव्या जमीन पर उतरते ही अपने असली रूप में आने लगी। उसका शरीर 10 मीटर लंबा हो गया और उसके चारों ओर नीली बिजलियां कड़कने लगीं। पूरा अखाड़ा सन्न रह गया। यह कोई साधारण नागिन नहीं है। एक डीन अपनी सीट से खड़ा हो गया। ये तो एक प्राचीन नील विद्युत नाग का वंशज है। भैरव के हाथ कांपने लगे पर उसने अपनी कुल्हाड़ी मजबूती से पकड़ी। डरो मत, ये केवल एक जानवर है। अग्नि विस्फोट। उसने अपनी कुल्हाड़ी जमीन पर पटकी और आग की एक विशाल लहर रुद्रांश की ओर बढ़ी। रुद्रांश ने एक उंगली भी नहीं हिलाई। उसने बस धीरे से कहा, नव्या खेल शुरू करो। नव्या ने अपना मुंह खोला और एक गूंजती हुई गर्जना की। आकाश से एक विशाल बिजली की कड़क हुई और भैरव की आग को एक पल में राख कर दिया। अगले ही पल नव्या बिजली की गति से भैरव के सामने थी। क्या भैरव रुद्रांश के पहले प्रहार से बच पाएगा? संग्राम महाविद्यालय के डीन रुद्रांश को अपने गुट में खींचने के लिए क्या चाल चलेंगे? और क्या ईशानी के नीलपद्म गुट का असली चेहरा सामने आएगा? अध्याय 72, असंतोष की ज्वाला और इंद्रप्रस्थ का विद्रोह। जब रुद्रांश और उसकी छोटी संगिनी नव्या अपने आलीशान विला में गहरी और शांतिपूर्ण नींद ले रहे थे तब विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर हलचल शांत होने का नाम नहीं ले रही थी।
देश के कोने कोने से नए छात्र एक के बाद एक आ रहे थे और अपना पंजीकरण पूर्ण कर रहे थे। नवागंतुक पंजीकरण कार्यालय में समय समय पर विस्मय और आश्चर्य की चीखें गूंज रही थीं। हे भगवान, क्या वह अवध प्रांत प्रोविंस का महाविद्वान आर्यन नहीं है? सुना था कि वह विश्व मैत्री अकादमी में प्रवेश लेने वाला है, फिर वह यहाँ इंद्रप्रस्थ कैसे आ गया? अरे भाई, क्या तुम्हें वाकई नहीं पता? क्योंकि रुद्रांश ने विश्व मैत्री अकादमी के उस अभिमानी छात्र को सरेआम धूल चटाई थी, तब से वह स्कूल पूरे देश में हंसी का पात्र बन गया है। इस घटना के बाद कई मेधावी छात्रों ने अपना मन बदल लिया और इंद्रप्रस्थ की ओर रुख किया। लगता है इस साल विश्व मैत्री अकादमी को छात्रों के लाले पड़ने वाले हैं। अरे देखो वहाँ, क्या वह सिया शेन मियाओ है? सिया, वह कौन है? भाई, तुम कितने अज्ञानी हो। क्या तुमने हिमाचल प्रांत प्रोविंस के प्रसिद्ध यंत्रवंश के बारे में नहीं सुना? वही यंत्रवंश जो जादुई मशीनें बनाने में माहिर है। बिल्कुल, वह उसी परिवार की बेटी है जिसे प्रतिभाशाली यंत्रकन्या की उपाधि मिली है और वह हिमाचल प्रांत की विजेता भी है। इसके अलावा उस लड़के को देखो जिसका अंदाज किसी साम्राज्य के युवराज जैसा है। क्या तुम जानते हो वह कौन है? कौन? वह इंद्रप्रस्थ प्रांत के स्थानीय खड्ग ऋषि परिवार का चौथा पुत्र विक्रमादित्य है। वह हमारे अपने प्रांत का महाविद्वान है। ओह, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। विभिन्न प्रांतों के शीर्ष 100 मेधावी यहाँ उमड़ पड़े हैं। कहा जा सकता है कि नए छात्रों का ये जत्था इतिहास में अब तक का सबसे श्रेष्ठ और शक्तिशाली जत्था है। धिक्कार है, शुक्र है कि मैं इस साल का छात्र नहीं हूँ, वरना मेरी रैंकिंग तो सबसे नीचे होती। शक्ति का असंतुलन और वरिष्ठों की शंका। पंजीकरण डेस्क पर तैनात वरिष्ठ छात्रों ने केवल एक दोपहर में 5 प्रांतीय विजेताओं का स्वागत किया था। शीर्ष 100 की तो गिनती ही नहीं थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इन नए छात्रों में से सबसे कम स्तर वाले छात्र का स्तर 55 से ऊपर था। सबसे शक्तिशाली इंद्रप्रस्थ का विजेता विक्रमादित्य था, जो स्तर 68 पर था। केवल 2 स्तर और ये द्वितीय परिवर्तन वाला खड्गधारी सीधे स्तर 100 के खड्गस्वामी की श्रेणी में कदम रख देता। अन्य 4 महाविद्वान भी कम प्रभावशाली नहीं थे। 1. आर्यन अवध स्तर 65 महाजादूगर। 2. सिया हिमाचल स्तर 64 यंत्र अग्रणी मैकेनिकल पायनियर। 3. रुद्रप्रताप स्तर 65 नागरक्त योद्धा। 4. भास्कर स्तर 66 पशु स्वामी। ये सभी अपना द्वितीय परिवर्तन पूर्ण कर चुके थे। इस दृष्टि से देखा जाए तो इंद्रप्रस्थ युद्ध विश्वविद्यालय ने कुल 6 प्रांतीय विजेताओं की भर्ती की थी, और उनमें से सबसे निम्न स्तर वाला निस्संदेह रुद्रांश था, जो केवल स्तर 40 पर था और जिसने अभी तक अपनी द्वितीय चरण की परीक्षा भी नहीं दी थी। लेकिन परिणाम क्या था? उसे उन 5 कुलपतियों डीन्स द्वारा नए छात्रों की सूची में प्रथम स्थान पर रखा गया था। स्पष्ट रूप से उन 5 कुलपतियों की नज़रों में बाकी 5 विजेताओं की संयुक्त शक्ति भी इस नंदापुर के युवक के सामने फीकी थी। ये देखकर वरिष्ठ छात्र आपस में फुसफुसाने लगे, क्या हमारे कुलपति सटिया गए हैं, या फिर कुलपतियों की रुद्रांश से कोई पुरानी दुश्मनी है? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? देखो, कुलपतियों ने रुद्रांश को पहली रैंकिंग दी है, जबकि उसका स्तर सबसे कम है। बाकी विजेताओं की तो बात ही छोड़ो, अन्य प्रांतों के शीर्ष 100 छात्रों की तुलना में भी वह 10-15 स्तर पीछे है। तो क्या हुआ? क्या रुद्रांश ने उस बजरंग को नहीं पीटा था? उसकी ताकत केवल स्तर 40 तक सीमित नहीं है। अरे भाई, वह बजरंग अपनी कक्षा का सबसे फिसड्डी छात्र था। तुम उसकी तुलना इस साल के इन शेरों से कर रहे हो। ये नए छात्र मुझसे भी अधिक शक्तिशाली हैं, जबकि मैं द्वितीय वर्ष में हूँ। ये निश्चित रूप से उसे फंसाने की चाल है। बस इंतजार करो, जब इन अहंकारी नए छात्रों को पता चलेगा कि नंबर 1 रैंकिंग रुद्रांश को मिली है, तो वे निश्चित रूप से विस्फोट करेंगे। हाँ, उन्हें फटने दो। मैं तो चाहता हूं कि वे अभी लड़ना शुरू कर दें। जल्दी से समोसे, नमकीन और पेय पदार्थ तैयार करो, मुझे ये तमाशा देखना है। अन्याय की भावना और सुलगता आक्रोश। शाम के 5 बज चुके थे। कुल 1100 नए छात्रों ने अपना पंजीकरण पूरा कर लिया था। फिर प्रारंभिक रैंकिंग के आधार पर उन्हें 4 अलग अलग छात्रावास क्षेत्रों में भेजा गया। जल्द ही असंतोष के स्वर ऊंचे होने लगे। यह असंभव है। पश्चिम रुद्र प्रांत प्रोविंस के 25वें स्थान पर रहने वाले छात्र आदित्य ने चिल्लाकर कहा, मैं बी क्षेत्र के छात्रावास में रह रहा हूं, जबकि मिथिला प्रांत का 72वां छात्र एक क्षेत्र के शानदार विला में रह रहा है। क्या यह मजाक है? बिल्कुल, हम सभी अपने प्रांतों के शीर्ष 100 में हैं, तो उन्हें अकेले विला क्यों मिल रहे हैं, जबकि हमें 2 बिस्तर वाले कमरों में ठूंस दिया गया है? क्या इस प्रारंभिक रैंकिंग में कोई झोल है? मुझे शीर्ष 500 से बाहर रखा गया है। वास्तव में इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय की आवास सुविधाएं बहुत अच्छी थीं। एस क्षेत्र स्वतंत्र आलीशान महल विलर्स। तारांकन ए क्षेत्र सुंदर एकल इमारतें। बी क्षेत्र शानदार एकल कमरे। सी क्षेत्र उच्च श्रेणी के 2 बिस्तर वाले कमरे जिनमें 2 हॉल और 4 कमरे थे। लेकिन जैसा कि पुरानी कहावत है, कमी का दुख उतना नहीं होता जितना असमानता का होता है।
यहाँ हर कोई अपने प्रांत का गौरव था, बिना किसी मुकाबले या प्रतियोगिता के। तुम महल में क्यों और मैं साधारण कमरे में क्यों? प्रारंभिक रैंकिंग का उन्हें बुरा नहीं लगता, क्योंकि उन्हें पता था कि 15 दिन बाद इसे फिर से निर्धारित किया जाएगा। लेकिन समस्या ये थी कि पुनः रैंकिंग से पहले ही आप रैंकिंग के आधार पर सुविधाएं कैसे दे सकते हैं? यह अन्याय था, और यह किसी के गले नहीं उतर रहा था। जो 800वें स्थान पर थे उन्हें लगा कि वे कम से कम शीर्ष 500 में होने चाहिए। जो 500वें पर थे उन्हें शीर्ष 300 का हकदार लगा। आखिर कौन यहाँ प्रतिभाशाली नहीं था? शिखर का संघर्ष, विला नंबर 1 का रहस्य। विस्फोट केवल बी और सी क्षेत्र में नहीं हो रहा था, एस और ए क्षेत्र के छात्र भी आग बबूला थे। देखो, जो सबसे ऊपर पहाड़ की चोटी पर रह रहा है वह हमारे प्रांत का विक्रमादित्य नहीं बल्कि नंदापुर का रुद्रांश है। क्यों? धिक्कार है, वह केवल स्तर 40 पर है। सभी विजेताओं में सबसे कम स्तर वाला लड़का नंबर 1। क्या इंद्रप्रस्थ के कुलपति पागल हो गए हैं? क्या नंदापुर प्रांत इतना गिर गया है कि वहां का विजेता केवल 40 स्तर का है? इस भ्रष्ट रैंकिंग को बदलो, अभी बदलो। और वह रुद्रांश, जल्दी से उस चोटी से नीचे उतर, ईमानदारी से सी क्षेत्र के कमरे में जाकर छिप जा। रात भर शिकायतों और गुस्से का ये दौर चलता रहा। कई छात्रों को अपने दिल में बहुत गहरी चोट महसूस हो रही थी। विषमता का भाव बहुत बड़ा था। अपने शहरों में वे आसमान थे, लेकिन यहाँ आकर वे केवल राहगीर बन गए थे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि इंद्रप्रस्थ ने इतनी बेशर्मी से एक स्तर 40 के पशु स्वामी को नंबर 1 घोषित कर दिया था, जबकि विक्रमादित्य, आर्यन, रुद्रप्रताप, भास्कर और सिया जैसे महारथी दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें और 6ठे स्थान पर धकेल दिए गए थे। इसने लोगों के मन में शंका पैदा कर दी। क्या रुद्रांश देश के किसी बहुत बड़े नेता का अवैध पुत्र है? क्या आर्यावर्त की इस महान अकादमी में भी अब भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार शुरू हो गया है? लेकिन ये छात्र जोशीले थे। वे किसी अंधेरी शक्ति के सामने झुकने वाले नहीं थे। उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि को देखते हुए वे किसी भी तथाकथित भ्रष्टाचार से नहीं डरते थे। प्रस्थान, इंद्रप्रस्थ चौक की ओर। चलो, इंद्रप्रस्थ चौक स्क्वायर की ओर। मैं विरोध करना चाहता हूँ। साथ चलेंगे? मैं भी आ रहा हूँ। धिक्कार है, मैं शीर्ष 100 में होने के लायक हूँ, पर मुझे 300वां स्थान दिया गया। मैं इसे स्वीकार नहीं करता। और इस तरह वरिष्ठ छात्रों की फटी आंखों के सामने इन आक्रोशित नए छात्रों का एक विशाल समूह एक उफनती हुई नदी की तरह इंद्रप्रस्थ चौक की ओर बढ़ चला। संयोग से आज उद्घाटन समारोह, ओपनिंग सेरेमनी का दिन था। वे इस अवसर का उपयोग करके सभी कुलपतियों के सामने सामूहिक विरोध प्रदर्शन करने और रैंकिंग को तुरंत बदलने की मांग करने वाले थे। रुद्रांश का मौन और नव्या की अंगड़ाई। इधर पहाड़ की चोटी पर स्थित विला में रुद्रांश की नींद खुली। उसने बाहर खिड़की से देखा तो नीचे छात्रों का हुजूम शोर मचाते हुए चौक की ओर जा रहा था। लगता है मेरा यहाँ स्वागत कुछ ज्यादा ही गर्मजोशी से हो रहा है, रुद्रांश ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। उसकी कलाई पर लिपटी नव्या ने अपनी आंखें खोलीं। वह पूरी तरह से जागृत हो चुकी थी। उसके शरीर के चारों ओर नीली बिजलियां अब पहले से कहीं अधिक तीव्र और नियंत्रित थीं। जी जी, नव्या ने फुफकार भरी, जैसे वह कह रही हो, स्वामी, क्या मैं इन शोर मचाने वालों को थोड़ा सबक सिखाऊं? अभी नहीं नव्या, धैर्य रखो, रुद्रांश ने उसके सिर को सहलाया। आज उद्घाटन समारोह है। अगर वे चाहते हैं कि मैं नीचे उतरूं तो उन्हें मुझे मजबूर करना होगा। और मुझे मजबूर करना इतना आसान नहीं है। उसने अपनी अलमारी से अपनी नई वर्दी निकाली, गहरे नीले रंग की पोशाक जिस पर इंद्रप्रस्थ का स्वर्ण नाग अंकित था। उसने अपना वज्र खड्ग अपनी कमर पर बांधा। खड्ग की मूठ को छूते ही उसे एक बिजली सा झटका महसूस हुआ, जैसे शस्त्र भी युद्ध के लिए आतुर हो। तभी विला के द्वार पर एक हल्की आहट हुई। रुद्रांश ने दरवाजा खोला। सामने शिक्षिका गागी खड़ी थीं। उनके चेहरे पर थोड़ी चिंता की लकीरें थीं। रुद्रांश, नीचे माहौल बहुत गर्म है। 1000 से ज्यादा छात्र तुम्हारे खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं, गागी ने कहा। कुलपतियों ने तुम्हें नंबर 1 रखा है क्योंकि वे तुम्हारी क्षमता जानते हैं, पर ये छात्र केवल स्तर लेवल देखते हैं। मुझे पता है, शिक्षिका, रुद्रांश ने शांति से उत्तर दिया। क्या उद्घाटन समारोह में द्वंद्व ड्यूअल की अनुमति है? गागी की आंखें चमक उठीं। इंद्रप्रस्थ की परंपरा है, शक्ति ही सत्य है। यदि कोई छात्र सार्वजनिक रूप से चुनौती देता है और दोनों पक्ष सहमत हों तो द्वंद्व हो सकता है। ठीक है, फिर आज उन्हें अपना सत्य मिल जाएगा। इंद्रप्रस्थ चौक, महासंग्राम की भूमिका। चौक पर हजारों की भीड़ जमा थी। मंच पर 5 महाविद्यालयों के कुलपति और विश्वविद्यालय के प्रधान महागुरु बैठे थे। सामने छात्रों की भीड़ चिल्ला रही थी, न्याय करो, रैंकिंग बदलो, रुद्रांश को हटाओ। तभी भीड़ के बीच से एक रास्ता बना। रुद्रांश धीरे धीरे चलते हुए मंच की ओर बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, उसकी चाल में एक अजय आत्मविश्वास था। भीड़ उसे देखते ही और उग्र हो गई। देखो, वो आ गया 40 लेवल का विजेता।
ए चौकरे, नीचे उतर और अपनी औकात देख। रुद्रांश सीधे मंच के सामने खड़ा हो गया। उसने अपनी नज़रें उठाईं और सीधे प्रथम श्रेणी में बैठे उन 5 विजेताओं की ओर देखा। विक्रमादित्य खड़ा हुआ। उसकी खड्ग की म्यान से एक ठंडी ऊर्जा निकल रही थी। उसने रुद्रांश की ओर इशारा किया और पूरी भीड़ शांत हो गई। रुद्रांश, विक्रमादित्य की आवाज़ शांत पर घातक थी, मैं नहीं जानता कि कुलपतियों ने तुझमें क्या देखा, पर मेरे लिए तू केवल एक बाधा है। यदि तू वास्तव में नंबर 1 होने का दावा करता है तो आज यहाँ इस चौक पर मेरे सामने खड़ा हो। यदि तू 3 मिनट तक मेरे सामने टिका रह गया तो मैं यह विला और यह रैंकिंग तुझे दान में दे दूंगा। भीड़ ने जोरदार तालियां बजाईं। यह एक सीधी चुनौती थी। रुद्रांश ने धीरे से अपना वज्र खड्ग निकाला। नव्या उसकी गर्दन के चारों ओर लिपटी थी, उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। दान कमजोरों को दिया जाता है, विक्रमादित्य, रुद्रांश की आवाज़ पूरे मैदान में गूंजी। मैं अपनी चीज़ें खुद हासिल करता हूँ। 3 मिनट बहुत ज़्यादा हैं। तुम्हें धूल चटाने के लिए मुझे केवल 30 सेकंड चाहिए। पूरे चौक पर सन्नाटा छा गया। कुलपति भी अपनी सीटों पर सीधे होकर बैठ गए। इंद्रप्रस्थ का सबसे बड़ा संघर्ष अब शुरू होने वाला था। क्या रुद्रांश वास्तव में 30 सेकंड में विक्रमादित्य को हरा पाएगा? क्या नव्या का नया रूप पूरी अकादमी को हिला देगा? और क्या कुलपति इस अराजकता को रोकेंगे या इसे रुद्रांश की परीक्षा मानेंगे? अध्याय 73, पांचों, कुलपति महाशक्तियों का आगमन। रुद्रांश को इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि इस समय बाहरी दुनिया में क्या बवंडर मचा हुआ है। कल की उस छोटी सी नींद के बाद वह पूरी तरह से उच्च तीव्रता वाले प्रशिक्षण में डूब गया था। इंद्रप्रस्थ युद्ध विश्वविद्यालय अकेडमी वास्तव में एक शीर्ष संस्थान है। उस आलीशान विला के भीतर एक अत्यंत विशाल निजी प्रशिक्षण कक्ष भी था, जहां की सुविधाएं दुनिया की सर्वश्रेष्ठ तकनीकों से लैस थीं। वहां मौजूद प्रशिक्षण रोबोटों की विशेषताओं को स्तर 100 तक समायोजित किया जा सकता था। इतना ही नहीं, इन रोबोटों में युद्ध स्मृति चिप्स, कॉम्बैट चिप्स लगाए गए थे। इन चिप्स में उन महान योद्धाओं की युद्ध स्मृतियां अंकित थीं जो वीरगति को प्राप्त हो चुके थे। जादुई विधियों का उपयोग करके उनकी युद्ध शैली और अनुभव को इन रोबोटों में उतारा गया था। रुद्रांश और नव्या, लिटिल किंग, ने पूरा दिन इसी कड़े अभ्यास में बिताया। यह अनुभव रुद्रांश के लिए अकल्पनीय रूप से रोमांचक था। साधारण प्रशिक्षण कक्षों में इस तरह की तीव्रता कभी प्राप्त नहीं की जा सकती थी। यही एक शीर्ष अकादमी और एक साधारण स्कूल के बीच का मूलभूत अंतर था। इंद्रप्रस्थ चौक का दृश्य। अगली सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर रुद्रांश ने नव्या को अपनी बाहों में लिया और जेब में हाथ डाले हुए इंद्रप्रस्थ चौक स्क्वायर की ओर चल दिया। आज उद्घाटन समारोह का दिन था, इसलिए उसका उपस्थित होना अनिवार्य था। जैसे ही वह चौक पर पहुंचा, उसने देखा कि हजारों नए छात्र पहले से ही वहां जमा थे। क्या ये लोग इतने जल्दी आ गए? रुद्रांश थोड़ा हैरान था, क्योंकि अभी सुबह के 7 भी नहीं बजे थे। लेकिन जल्द ही उसे आभास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। ये छात्र अपनी सीटों पर बैठने के बजाय खड़े थे, उनके चेहरों पर क्रोध था और वे आपस में बड़ी उत्तेजना के साथ किसी विषय पर चर्चा कर रहे थे। उनके पास ही खड़े द्वितीय वर्ष के छात्र मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, मानो वे किसी तमाशे का आनंद ले रहे हों। अज्ञात स्थिति को देखते हुए रुद्रांश आगे नहीं बढ़ा, बल्कि दूर खड़े होकर ही स्थिति का जायजा लेने लगा। 5 महारथियों का अवतरण। जल्द ही वहां मचे शोर ने विश्वविद्यालय के शीर्ष नेतृत्व का ध्यान आकर्षित किया। भिन्न-भिन्न बाज मुख्य मंच पर अंतरिक्ष अचानक मरोड़ने लगा और रहस्यमयी जादुई लहरें फैलने लगीं। देखते ही देखते एक के बाद एक दर्जन से अधिक आकृतियां प्रकट हुईं, जिनकी आभा किसी गहरे पाताल जैसी शक्तिशाली थी। उनके सबसे आगे एक वृद्ध व्यक्ति खड़ा था, जिसकी कनपटी के बाल सफ़ेद थे। वह लंबा था, उसकी आंखें चील जैसी पैनी थीं और उसका कद सीधा और अडिग था। अपने हाथ पीछे बांधे हुए उसके शरीर से एक ऐसी भयानक युद्ध ऊर्जा, मार्शल ऑर्डर, निकल रही थी कि उसके आसपास का अंतरिक्ष सूक्ष्म रूप से मुड़ता और ढहता हुआ प्रतीत हो रहा था। वे थे कुलपति हेमंत, संग्राम महाविद्यालय वॉ कॉलेज के अधिष्ठाता, स्तर 180 के शिखर पर पहुंचे एक चतुष्परिवर्तित महायोद्धा, मार्शल गॉड। उनके बगल में एक और वृद्ध खड़े थे, जिनके बाल पूरी तरह सफ़ेद थे, लेकिन वे हेमंत की तरह बलिष्ठ नहीं थे। वे थोड़े छोटे कद के थे, चश्मा पहने हुए थे, उनकी आंखें झुकी हुई थीं और वे एक काली छड़ी केन के सहारे टिके थे। हालांकि वे साधारण दिख रहे थे, लेकिन उनके पीछे एक विशाल कालचक्र क्लॉक फैंटम की छाया रह रहकर चमक रही थी, जो उनके चारों ओर के समय को पीछे की ओर बहने का संकेत दे रही थी। वे थे कुलपति कालिया, मायावी महाविद्यालय मैजिक अकेडमी के अधिष्ठाता, स्तर 180 के समय शक्ति देव, टाइम लॉ गॉड। ये दोनों विश्वविद्यालय के प्रधान कुलपति के बाद सबसे शक्तिशाली व्यक्ति थे। उनके पास ही एक लगभग 3 मीटर ऊंचा विशालकाय व्यक्ति खड़ा था, जिसकी मांसपेशियां उसके विशेष रूप से सिलाए गए सूट को फाड़ने पर उतारू थीं। उसके कंधे पर रंग बिरंगे पंखों वाला एक जादुई पक्षी बैठा था। उसके हाथ पर एक काले बाघ का टैटू था, जो हिलता हुआ प्रतीत हो रहा था और रह रहकर सबको एक दहाई दहाड़ सुनाई दे रही थी। वे थे कुलपति वज्रबाहु,
पशु शक्ति महाविद्यालय बीस्ट अकेडमी के अधिष्ठाता। स्तर 175 के पशु नियंत्रण देवदूत। शेष 2 अधिष्ठाता महिलाएं थीं। पहली थी कुलपति मीरा, स्तर 178 की पवित्र आत्मा साध्वी प्रीस्ट, जो प्रभा महाविद्यालय की अध्यक्ष थीं। उन्होंने शुद्ध सफ़ेद पवित्र वस्त्र पहने थे, उनके चेहरे पर एक कोमल मुस्कान थी। उनके पूरे शरीर से एक हल्की सफ़ेद रोशनी निकल रही थी, जिसे देखकर ही मन में शांति और जीवन शक्ति का संचार होने लगता था। उनके पास बैठी थी कुलपति लीलावती, जो छाया महाविद्यालय की अध्यक्ष थीं। स्तर 173 की छायाधारा आचार्य। उन्होंने काले रंग का तंग युद्ध पोशाक पहना था, उनकी त्वचा का रंग गेहूं था और उनके चेहरे पर एक वीरांगना जैसी चमक थी। वे मंच पर पैर चढ़ाकर बैठी थीं और नीचे मचे हंगामे को बड़े चाव से देख रही थीं। रहस्यमयी युवती और छात्रों का आक्रोश। 5 कुलपति उपस्थित थे, उनके पीछे 1 दर्जन से अधिक शक्तिशाली आचार्य मेंटर्स खड़े थे। लेकिन एक बात और ध्यान देने वाली थी, उन सब के बीच एक सफ़ेद कोट और काले चश्मे वाली युवती बैठी थी, जिसकी अभिव्यक्ति अत्यंत ठंडी थी। उसके बाल बर्फ की तरह नीले और लंबे थे, जो उसके चेहरे के आधे हिस्से को ढके हुए थे। वह एक शट इन अकेले रहने वाली की तरह लग रही थी। अजीब बात यह थी कि उस युवती की आभा बिल्कुल साधारण थी, उसमें शक्ति का कोई संकेत नहीं था। लेकिन फिर भी वह कुलपतियों के साथ समान आसन पर बैठी थी और द्वितीय वर्ष के छात्र उसे श्रद्धा भरी नज़रों से देख रहे थे। रुद्रांश ने मन ही मन सोचा, ये कौन सी गुमनाम हस्ती है। नियमावली में इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तभी नए छात्रों ने अपना विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। वे इन दिग्गजों की उपस्थिति से डरे नहीं। कुलपति हेमंत, मैं आदित्य विश्वविद्यालय की इस प्रारंभिक रैंकिंग का सार्वजनिक रूप से विरोध करता हूँ। ये पूरी तरह अन्यायपूर्ण है। हाँ, मैं भी इसका विरोध करता हूँ। हमें सी क्षेत्र के छात्रावासों में क्यों रखा गया है, जबकि कुछ लोग एस क्षेत्र के विला में ऐश कर रहे हैं। युवा उत्साह और अन्याय के विरुद्ध बोलने का साहस, ये वास्तव में इन छात्रों का एक अनमोल गुण था। कुलपति का निर्णय, महामुकाबले की घोषणा। संग्राम महाविद्यालय के कुलपति हेमंत ने अपना हाथ नीचे किया, सबको शांत होने का संकेत दिया। जब सन्नाटा छा गया तो वह महायोद्धा मुस्कुराया। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं, मेरा नाम हेमंत है। प्रारंभिक रैंकिंग और आवास आवंटन पर आपकी शंकाओं के प्रति मेरा कोई विरोध नहीं है, बल्कि मैं इसका पूर्ण समर्थन करता हूं। चूंकि आप हम जैसे पुराने लोगों द्वारा दी गई रैंकिंग पर संदेह कर रहे हैं, तो ठीक है, मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। सभी को सूचित किया जाता है कि आज का उद्घाटन समारोह कल तक के लिए स्थगित किया जाता है और नवागंतुक प्रतियोगिता न्यू स्टूडेंट कॉम्पिटिशन अभी और इसी वक्त से शुरू की जाएगी। समय आज दोपहर 1 बजे निर्धारित किया गया है। आचार्य भास्कर और आचार्य मोहन, कृपया कालकोठरी डंजन परीक्षण की तैयारी करें। रुद्रांश की चुनौती और नया मोड़। भीड़ में अचानक सन्नाटा छा गया और फिर तालियों की गड़गड़ाहट हुई। छात्र खुश थे कि उन्हें अपनी योग्यता साबित करने का मौका मिला है। लेकिन तभी हेमंत की नज़रें भीड़ के पीछे खड़े रुद्रांश पर पड़ीं। और तुम, रुद्रांश, आगे आओ, हेमंत ने ऊंची आवाज में कहा। रुद्रांश शांति से चलता हुआ भीड़ को चीरकर आगे आया। हजारों आंखें उस पर टिक गईं, नफरत, ईर्ष्या और जिज्ञासा से भरी आंखें। रुद्रांश, तुमने सुना? हेमंत ने पूछा। तुम्हारी नंबर 1 रैंकिंग को चुनौती दी गई है, क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? रुद्रांश ने मंच की ओर देखा और फिर उन छात्रों की ओर जो उसे नीचे गिराना चाहते थे। उसने धीरे से नव्या को अपनी कलाई पर लपेटा। कोई आपत्ति नहीं है कुलपति महोदय, रुद्रांश की आवाज़ शांत पर अटल थी। पर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? मायावी महाविद्यालय के कुलपति कालिया ने अपनी आंखों को सिकुड़ते हुए पूछा। यदि मैं इस प्रतियोगिता में फिर से प्रथम आता हूं, तो मुझे केवल एस क्षेत्र का विला नहीं चाहिए, रुद्रांश ने कहा। मुझे विश्वविद्यालय के गुप्त पुस्तकालय के उस प्रतिबंधित खंड में प्रवेश चाहिए जहां प्राचीन पशु संबंधी मंत्र रखे गए हैं। वहां बैठे कुलपतियों के चेहरों पर सन्नाटा छा गया। वह खंड केवल आचार्यों और कुलपति स्तर के लोगों के लिए था। बड़ी हिम्मत है इस लड़के में। पशु शक्ति महाविद्यालय के कुलपति वज्रबाहु खिलखिलाकर हंसे। ठीक है, यदि तुम इन 1000 से अधिक मेधावियों को पछाड़कर प्रथम स्थान बनाए रखते हो, तो मैं व्यक्तिगत रूप से तुम्हें वहां ले जाऊंगा। प्रतियोगिता का स्वरूप, अग्नि परीक्षा। तय हुआ कि प्रतियोगिता एक विशेष जादुई कालकोठरी, मायावी वन मिस्टक फॉरेस्ट में होगी। यह एक स्तर 60 की कालकोठरी थी जिसे नए छात्रों की परीक्षा के लिए विशेष रूप से संशोधित किया गया था। नियम सरल थे। 1. जो सबसे पहले वन के केंद्र तक पहुंचेगा और वहां के रक्षक बॉस को हराएगा, वही नंबर 1 होगा। 2. छात्र एक दूसरे पर हमला कर सकते थे, लेकिन किसी की जान लेना सख्त मना था। 3. प्रत्येक छात्र को एक सुरक्षा पदक दिया जाएगा। यदि किसी की स्थिति गंभीर होती है तो पदक उसे तुरंत बाहर निकाल देगा, लेकिन वह प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगा। दोपहर के 1 बज चुके थे। कालकोठरी का पोर्टल चौक के बीचों बीच खुल चुका था। रुद्रांश पोर्टल के सामने खड़ा था।
उसके पास ही वे 5 प्रांतीय विजेता भी खड़े थे। विक्रमादित्य ने रुद्रांश की ओर देखा और फुसफुसाया, आज तेरी किस्मत साथ नहीं देगी, नंदापुर के छोकरे। वन के भीतर बिजली काम नहीं आती, वहां केवल कौशल बोलता है। रुद्रांश ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने बस नव्या के सिर को सहलाया और पोर्टल के भीतर कदम रख दिया। मायावी वन के भीतर जैसे ही रुद्रांश ने प्रवेश किया, उसे एक घने और अंधेरे जंगल का आभास हुआ। हवा में जादुई नमी थी और चारों ओर से अजीबोगरीब आवाजें आ रही थीं। उसने अपनी कलाई से नव्या को मुक्त किया। नव्या अब 10 मीटर लंबी हो चुकी थी, उसकी आंखों से नीली रोशनी निकल रही थी जो अंधेरे में रास्ता दिखा रही थी। नव्या, शिकार का समय हो गया है, रुद्रांश ने अपना वज्र खड्ग निकाला। तभी झाड़ियों में से एक विशाल काली छाया वाला भेड़िया शैडो वुल्फ बाहर निकला। इसका स्तर 58 था। इसने रुद्रांश पर झपट्टा मारा। रुद्रांश ने हिलने की भी जरूरत नहीं समझी। नव्या की पूंछ बिजली की गति से घूमी और एक ही वार में भेड़िया धूल में मिल गया। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। पीछे से उसे कई पदचाप सुनाई दिए। वही है रुद्रांश। लगभग 20 छात्रों का एक समूह, जिसका नेतृत्व भैरव कर रहा था, वहां पहुंच गया था। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? रुद्रांश ने बिना पीछे मुड़े पूछा। हमने गठबंधन किया है, भैरव ने क्रूरता से कहा। हम में से कोई भी जीते, पर तुझे हम केंद्र तक नहीं पहुंचने देंगे। लड़कों, हमला करो। 20 योद्धा और जादूगर एक साथ रुद्रांश पर टूट पड़े। क्या रुद्रांश इस 20 बनाम 1 की लड़ाई में टिक पाएगा? क्या नव्या अपनी विद्युत प्रलय शक्ति का उपयोग करेगी? और वह रहस्यमयी नीले बालों वाली युवती कौन है जो दूर से इस सब पर नजर रखे हुए है? अध्याय 74, मूल आत्मा का स्वरूप और संसाधनों का प्रकटीकरण। जैसे ही कुलपति हेमांत के शब्द गूंजे, पूरे परिसर में एक खलबली मच गई। शू! मैदान पर मौजूद सभी नए छात्र पलक झपकते ही एक लहर की तरह पीछे हटे और इंद्रप्रस्थ चौक स्क्वायर खाली हो गया। वे सभी अपने अपने आवासों की ओर दौड़ पड़े ताकि कालकोठरी डंजन के लिए आवश्यक औषधियां, जादुई वस्तुएं और युद्ध सामग्री तैयार कर सकें। इस दृश्य को देखते हुए कुलपति हेमांत के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान उभरी। इस साल के नए छात्र हम जैसे पुराने लोगों द्वारा दी गई प्रारंभिक रैंकिंग से काफ़ी असंतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। कुलपति हेमांत, पुराने आप होंगे, मुझे और इस सुंदरी लीलावती को इसमें मत गिनिए, प्रभा महाविद्यालय की अध्यक्ष मीरा ने अपनी आंखें सिकुड़ते हुए कहा। उनके बगल में बैठे मायावी महाविद्यालय के अधिष्ठाता कालिया और पशुशक्ति महाविद्यालय के अधिष्ठाता वज्रबाहु के मुंह के कोने थोड़े फड़के। लेकिन मीरा की उस अत्यंत खतरनाक नज़र के नीचे उनमें एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। कुलपति मीरा और लीलावती, ये दोनों सुंदरी वास्तव में अत्यंत आकर्षक और गरिमापूर्ण दिखती थीं। लेकिन उनकी वास्तविक आयु 100 वर्ष से अधिक थी। ये केवल इसलिए संभव था क्योंकि जादू, कीमिया, एल्केमी और जादुई तकनीक के क्षेत्रों में अत्यधिक प्रगति हुई थी, जिससे यौवन रक्षक गुटिका, ब्यूटी रिटेनिंग पिल्स विकसित की गई थीं। ये औषधि न केवल व्यक्ति की बाहरी सुंदरता को बनाए रखती है, बल्कि शरीर के सभी अंगों और कार्यों को भी युवा अवस्था में रखती है। शायद कुछ लोग भ्रमित हों। यदि ऐसा है, तो क्या अमरता प्राप्त की जा सकती है? वास्तव में ऐसा नहीं है। इस योद्धा दुनिया में किसी जीव की जीवन अवधि अब शारीरिक अंगों की कार्यक्षमता से नहीं, बल्कि मूल आत्मा स्वरूप ओरिजिन स्पिरिट बॉडी से निर्धारित होती है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, केवल स्तर 50 से ऊपर के योद्धा ही पुनर्जीवित रेजरेक्ट होने के पात्र हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब कोई योद्धा स्तर 50 पर पहुंचता है तो उसकी आत्मा एक मूल आत्मा स्वरूप में परिवर्तित हो जाती है। जब आपका भौतिक शरीर मर जाता है लेकिन आपकी मूल आत्मा जीवित रहती है, तो एक उपचारक प्रीस्ट आपको पुनर्जीवित करने के लिए पुनर्जन्म मंत्र का प्रयोग कर सकता है। यदि भौतिक शरीर और मूल आत्मा दोनों एक साथ नष्ट हो जाएं, तो स्वयं देवराज इंद्र भी आपको नहीं बचा सकते। आप मूल आत्मा स्वरूप के अस्तित्व को किसी खेल के सेव फाइल की तरह समझ सकते हैं। यदि आपकी सेव फाइल सुरक्षित है, तो आप कभी भी खेल में वापस आ सकते हैं। लेकिन अगर वह फाइल ही मिट गई, तो सब कुछ खत्म। मूल आत्मा की जीवन अवधि ही इन शक्तिशाली योद्धाओं की आयु होती है। यह अवधि अनंत नहीं है। जैसे जैसे आपका स्तर बढ़ता है, ये लगातार विस्तृत होती जाती है। इसके अलावा स्तर 50 से ऊपर के प्रत्येक योद्धा के लिए उसकी प्राकृतिक आयु समाप्त होने से 1 वर्ष पहले उसकी मूल आत्मा उसे संकेत देती है। आपके विशेषता फलक पैनल पर शब्द दिखाई देंगे। आपकी शेष आयु 365 दिन। अपनी मूल आत्मा को जीवन के अंत तक पहुंचने से रोकने के लिए अनगिनत योद्धा पागलों की तरह राक्षसों का शिकार करते हैं ताकि स्तर बढ़ाया जा सके। जिनके पास धन और सत्ता है, वे मूल आत्मा के विषय पर शोध करने के लिए असीमित जादुई संसाधनों का निवेश करते हैं। बस दुर्भाग्य यह है कि मूल आत्मा की जीवन अवधि को कभी भी बाहरी ताकतों द्वारा नहीं बदला जा सकता। आप केवल अपने स्तर को बढ़ाकर ही अपनी आयु का विस्तार कर सकते हैं। बेशक कहा जाता है कि स्तर 100 तक पहुंचने के बाद प्रत्येक स्तर की वृद्धि जीवनकाल को 10 वर्ष तक बढ़ा सकती है।
और स्तर 50 के बाद प्रत्येक व्यक्ति के 100 साल के मूल जीवनकाल के आधार पर प्रत्येक स्तर की वृद्धि 5 साल जोड़ती है। इस गणना के अनुसार मंच पर बैठे पांचों कुलपतियों की जीवन अवधि कम से कम 1000 वर्ष से अधिक है। कुलपतियों का तर्क और रुद्रांश की स्थिति। मुख्य विषय पर लौटते हुए नए छात्रों के संदेह का सामना करते हुए मायावी महाविद्यालय के कुलपति कालिया ने ठंडी फुफकार भरते हुए कहा, 500वें स्थान के बाद की रैंकिंग शायद थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन शीर्ष 100 निश्चित रूप से सटीक हैं। जब से नामांकन शुरू हुआ था, ये पांचों कुलपति और 1 दर्जन से अधिक आचार्य दिन रात इन नए छात्रों की प्रवेश परीक्षाओं के युद्ध वीडियो को बारीकी से देख रहे थे। बहुत सोच समझकर और विश्लेषण करने के बाद ही यह प्रारंभिक रैंकिंग जारी की गई थी। वरना क्या आपको लगता है कि यह सब केवल संयोग था? कुलपति कालिया, उसकी बात छोड़िए, सबसे अधिक संदेह तो रुद्रांश पर जताया जा रहा है, जिसे हमने नंबर 1 नवागंतुक के रूप में रखा है, क्योंकि उसका स्तर सभी नए छात्रों में सबसे कम है। वज्रबाहु ने हंसते हुए कहा, यह स्वाभाविक है, अगर मैं भी जवान होता तो मुझे भी संदेह होता। कुलपति हेमंत ने मधुर स्वर में कहा, दोनों ही प्रांतीय विजेता हैं, तो फिर मैं तुमसे कम क्यों? यही बात इन छोटे बच्चों के मन में चल रही होगी। ठीक है, चूंकि ये बच्चे नहीं मानते और नवागंतुक महापरीक्षा न्यू स्टूडेंट्स ग्रैंड एग्जामिनेशन जल्दी कराने की जिद कर रहे हैं, तो उन्हें करने दो। यह उनके लिए अपनी शक्ति का पुनर्मूल्यांकन करने का सही समय है। रुद्रांश का संकल्प और नव्या की तैयारी। जब कुलपति आपस में चर्चा कर रहे थे, तब इंद्रप्रस्थ चौक के बाहर रुद्रांश अपना सिर खुजला रहा था। नवागंतुक महापरीक्षा वास्तव में समय से पहले हो रही थी। ये थोड़ा खेदजनक था। मूल रूप से वह चाहता था कि इस परीक्षा से पहले वह पशु स्वामी के रूप में अपना द्वितीय परिवर्तन सेकंड टर्न पूरा कर ले। द्वितीय परिवर्तन पूरा करने के बाद उसे दूसरे पालतू जीव के साथ अनुबंध करने की अनुमति मिल जाती। वह इंद्रप्रस्थ के पशु बाजार जाने और संसाधन गुप्तधाम की यात्रा करने के बारे में भी सोच रहा था। ऐसा लगता है कि अब समय नहीं है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां तक इस तथाकथित महापरीक्षा का सवाल है, रुद्रांश अपना प्रथम स्थान निश्चित रूप से बनाए रखेगा। ऐसा नहीं है कि वह झूठी प्रसिद्धि का भूखा है। इसका कारण यह है कि इंद्रप्रस्थ युद्ध विश्वविद्यालय में हर महीने छात्रों को वितरित किए जाने वाले क्रेडिट्स, संसाधन, आवास और रहने के भत्ते छात्र की ग्रेड रैंकिंग पर आधारित होते हैं। बेशक कम रैंकिंग वाले छात्रों के पास हर महीने उच्च रैंकिंग वाले छात्र को चुनौती देने का एक अवसर होता है, और चुनौती दिए गए उच्च रैंकिंग छात्र को किसी भी कारण से इनकार करने की अनुमति नहीं होती। यदि आप चुनौती स्वीकार करने से मना करते हैं, तो आपका स्थान चुनौती देने वाले छात्र द्वारा ले लिया जाएगा। उन कल्याणकारी लाभों और संसाधनों के लिए रुद्रांश को स्वाभाविक रूप से अपनी कक्षा में प्रथम स्थान बनाए रखना था। उसे अपनी बहन आन्या को भी यहाँ बुलाना था और गुरु माता किरण के विश्वास को भी बनाए रखना था। महापरीक्षा का शुभारंभ प्लेटिनम गुप्तधाम। दोपहर के 1 बज चुके थे। मूल रूप से खाली पड़ा इंद्रप्रस्थ चौक एक बार फिर लोगों के समुद्र से जीवंत हो गया। प्रत्येक नए छात्र के चेहरे पर उत्साह और कुछ कर दिखाने की ललक साफ झलक रही थी। उनकी उत्तेजना मानो छलक रही थी। वे स्पष्ट रूप से इस महान परीक्षण का इंतजार कर रहे थे जो उनकी शक्ति को सिद्ध कर सके। वे अपनी श्रेष्ठ शक्ति का उपयोग करके उन कुलपतियों और आचार्यों के चेहरे पर तमाचा जड़ना चाहते थे जो रैंकिंग के साथ खिलवाड़ करना पसंद करते थे। उस क्षण भिन्न-भिन्न आचार्य मोहन टीचर माओ के शांत इशारे पर चौक के मध्य क्षेत्र में एक के बाद एक प्राचीन द्वार प्रकट हुए, जो प्लैटिनम रंग में चमक रहे थे। यह आ गया नवागंतुक महापरीक्षा के लिए परीक्षण काल कोठरी। इसके रंग को देखो, ये निश्चित रूप से एक प्लेटिनम श्रेणी का गुप्तधाम है। सामान्य तौर पर गुप्तधाम के पोर्टल का रंग उस स्थान की कठिनाई के स्तर को दर्शाता है। जैसा कि इंद्रप्रस्थ से उम्मीद थी, हमारे जैसे नए छात्रों की प्रतिस्पर्धा के लिए भी जो कालकोठरी चुनी गई है, वह प्लेटिनम स्तर से शुरू होती है। हे, अभी से आहें भरना बंद करो। अगर तुम इंद्रप्रस्थ के कालकोठरी अभयारण्य में जाकर देखोगे तो और भी दंग रह जाओगे। कैसे? इस प्लेटिनम स्तर की कालकोठरी जैसी वहां कम से कम 30 हैं। 20 से अधिक हीरा डायमंड स्तर की, 10 से अधिक उत्कृष्ट एक्सेलेंट स्तर की, और 5 तो वीर हीरो स्तर की भी हैं। हे भगवान, क्या ये सच है? मेरी बड़ी बहन यहाँ द्वितीय वर्ष में पढ़ रही है, उसने मुझे बताया था। मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगा? क्या यह आर्यावर्त की शीर्ष अकादमी की संसाधन शक्ति है? ये तो बहुत भयानक है। ये वास्तव में भयानक था। वर्तमान में वैश्विक संसाधनों को विभिन्न देशों द्वारा विभाजित और नियंत्रित किया गया था। आर्यावर्त के भीतर सरकार 80% संसाधनों को नियंत्रित करती है और शेष 20% प्रमुख धनी और शक्तिशाली वंशों के हाथों में है। रुद्रांश ने पोर्टल की ओर देखा। उसकी कलाई पर लिपटी नव्या थोड़ी फड़क रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि इस पोर्टल के पीछे की ऊर्जा उसके विकास के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। तैयार हो नव्या? रुद्रांश ने फुसफुसाते हुए पूछा। नव्या ने धीरे से उसकी उंगली पर अपनी जीभ फेरी। उसकी आंखों में नीली बिजली कौंधी।
तभी भीड़ के बीच से एक रास्ता बना और विक्रमादित्य मेंग्योंगशेंग आगे आया। उसके पीछे आर्यन, सिया और रुद्रप्रताप भी थे। रुद्रांश, विक्रमादित्य की आवाज़ ठंडी थी। पोर्टल के भीतर कोई नियम नहीं है, सिवाय इसके कि जान नहीं लेनी है। वहां तुम्हारी नंबर 1 वाली पट्टी तुम्हारी रक्षा नहीं करेगी। देखते हैं कि तुम अपनी 40 लेवल की ताकत से वहां कितनी देर टिकते हो। रुद्रांश ने बस एक फीकी मुस्कान दी। शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद, पर मेरी चिंता करने के बजाय खुद पर ध्यान देना। वहां का रास्ता काफी फिसलन भरा हो सकता है। विक्रमादित्य की भौहें सिकुड़ गईं, पर उसने कुछ नहीं कहा और पोर्टल के भीतर कदम रख दिया। एक एक करके छात्र भीतर जाने लगे। रुद्रांश ने भी अपनी म्यान से वज्र खड्ग को थोड़ा ढीला किया और नीली रोशनी में विलीन हो गया। मायावी वन की गहराइयां। जैसे ही रुद्रांश ने पोर्टल पार किया, तापमान अचानक गिर गया। वह एक प्राचीन घने वन के बीच खड़ा था जहां पेड़ों की ऊंचाई बादलों को छू रही थी। पेड़ों की छाल पर जादुई काइट मॉस लगी थी जो मंद रोशनी दे रही थी। उसके सामने एक जादुई संदेश हवा में तैरने लगा। नवागंतुक महापरीक्षा, मिशन 1 का हृदय। उद्देश्य, वन के केंद्र में स्थित प्राचीन शिला तक पहुंचें और अपना रक्त उस पर अर्पित करें। पुरस्कार रैंकिंग के अनुसार वितरित किए जाएंगे। प्रथम स्थान को इंद्रप्रस्थ रत्न प्राप्त होगा। रुद्रांश ने नव्या को मुक्त किया। नव्या जमीन पर उतरते ही अपने 10 मीटर लंबे रूप में आ गई। उसकी नीली बिजलियों ने आसपास के अंधेरे को चीर दिया। तभी उसे अपने पीछे कई पदचाप सुनाई दिए। वह अकेला नहीं उतरा था। लगभग 10 छात्रों का एक समूह उसके पीछे ही पोर्टल से बाहर आया था। वही है रुद्रांश, उनमें से एक ने चिल्लाकर कहा। लड़कों, ये सुनहरा मौका है। अगर हमने इसे यहाँ शुरू में ही बाहर कर दिया तो हमारी रैंकिंग खुद ब खुद ऊपर चली जाएगी। रुद्रांश ने गहरी सांस ली। उसने पीछे मुड़कर उन छात्रों को देखा। तुम लोगों ने अपनी पहली और सबसे बड़ी गलती कर दी है। प्रतियोगिता का पहला नियम है अपनी सीमा पहचानना। बहुत बोलता है। अग्निवर्षा। एक जादूगर ने अपना डंडा घुमाया और आग के गोले रुद्रांश की ओर बढ़ने लगे। रुद्रांश अपनी जगह से हिला भी नहीं। नव्या की पूंछ एक चाबुक की तरह घूमी और हवा में ही आग के गोलों को बिजली के झटके से राख कर दिया। नव्या, दया मत दिखाना, रुद्रांश ने ठंडे स्वर में कहा। अगले ही पल नव्या एक नीली परछाई की तरह उन छात्रों के बीच थी। क्या रुद्रांश इन सभी छात्रों को एक साथ धूल चटा पाएगा? विक्रमादित्य और अन्य विजेताओं ने क्या जाल बिछाया है? और वह रहस्यमयी युवती जिसे शट इन कहा गया था, इस परीक्षा को कैसे प्रभावित करेगी? अध्याय 75 महापरीक्षा का शंखनाद। सामान्य योद्धाओं के लिए खुले गुप्तधाम सीक्रेट रेल्म कालकोठरी आमतौर पर प्लेटिनम श्रेणी से नीचे के होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि साधारण योद्धाओं को इन खुले हुए गुप्तधामों में प्रवेश करने के लिए प्रवेश पत्र टिकट्स के रूप में बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। लेकिन इंद्रप्रस्थ युद्ध विश्वविद्यालय जैसे शीर्ष संस्थानों के छात्र इन उच्च स्तरीय संसाधनों का आनंद पूरी तरह से मुफ्त में ले सकते हैं। हालांकि इन गुप्तधामों में प्रवेश करने के लिए भी अकादमिक क्रेडिट्स की आवश्यकता होती है, लेकिन जब तक छात्र आलसी न हो, वे इन क्रेडिट्स को कड़ी मेहनत से कमा सकते हैं। इसलिए यह एक प्रकार का छिपा हुआ मुफ्त लाभ ही है। विजेताओं का आगमन और रुद्रांश की अनुपस्थिति। रुको, जल्दी देखो, विक्रमादित्य और बाकी सब आ गए। भीड़ में अचानक एक उत्साह भरी चीख सुनाई दी। सभी ने अपना सिर घुमाकर देखा। उन्होंने देखा कि लंबा और आकर्षक विक्रमादित्य अपनी जेब में हाथ डाले बड़े आराम से उनकी ओर चल रहा था। उसके बगल में आर्यन, सिया, रुद्रप्रताप और भास्कर भी थे। ये पांचों विजेता आपस में हंसते बोलते हुए आ रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो उनके बीच पहले से ही एक गहरी मित्रता स्थापित हो चुकी है। जैसा कि कहा जाता है, वीर ही वीर को पहचानता है। समान शक्ति वाले प्रतिद्वंद्वियों के लिए वे स्वाभाविक रूप से अपना अहंकार त्याग कर मित्रता का हाथ बढ़ाते थे। सिर्फ रुद्रांश गायब है। किसी ने इशारा किया। जाहिर है, इन रईस और खानदानी मेधावियों की नज़रों में स्तर 40 का रुद्रांश उनके घेरे में प्रवेश करने के योग्य भी नहीं है। किसी दूसरे ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। जब ये पांचों विजेता भीड़ के बीच पहुंचे तो तुरंत कई नए छात्र उनके पास गए। उनके चेहरों पर चापलूसी भरी मुस्कान थी और वे विनम्रतापूर्वक उनसे दोस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। कुछ लोगों ने इसे तिरस्कार की दृष्टि से देखा तो कुछ उन लोगों से ईर्ष्या करने लगे जो इन विजेताओं के साथ संबंध बना रहे थे। रुद्रांश का प्रभावशाली प्रवेश। वो आ गए, जल्दी देखो, रुद्रांश यहाँ है। मैदान के प्रवेश द्वार पर नजर गड़ाए बैठे सभी लोगों ने जब उस छरहरे युवक को अपनी आंखों से देखा तो वे आश्चर्य से चिल्ला उठे। क्या वही रुद्रांश है? सभी लोग, जिनमें पांचों विजेता और विक्रमादित्य भी शामिल थे, इस समय रुद्रांश की ओर देख रहे थे। यह मानना पड़ेगा कि भले ही रुद्रांश का स्तर ऊंचा नहीं था, लेकिन उसका बाहरी व्यक्तित्व और आभा और कमजोर नहीं थी। वह स्पष्ट रूप से एक पशु स्वामी बीस्ट मास्टर था, लेकिन कपड़ों के नीचे से भी उसका शरीर सुडौल मांसपेशियों से युक्त था, जो शक्ति का ऐसा संकेत दे रहा था जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। उसकी साधारण वेशभूषा उस पर पूरी तरह जंच रही थी।
उसके चेहरे के नैन नक्श तीखे और सुंदर थे जो उसे कम से कम 10 में से 9.5 अंक दिलाते। विशेष रूप से उसका वह शांत और बेरुखी वाला अंदाज उसे एक विशिष्ट और गंभीर व्यक्तित्व प्रदान कर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उसके साधारण कपड़ों को भी किसी कुलीन व्यक्ति ने पहना हो। ये लड़का कितना सुंदर है। वे लड़कियां जो पहले रुद्रांश की आलोचना करने की सोच रही थीं, उसके इस शीर्ष व्यक्तित्व को देखकर अपना दिल हार बैठीं। मत भूलिए, पहले नंदापुर की सबसे सुंदर कन्या आन्या रेफ कंटेक्चुअलाइजिंग एज सिस्टर पियर और अन्य लड़कियां उसकी ओर आकर्षित थीं। स्कूल की सुंदरियों की आंखें अंधी नहीं होतीं। वे किसी दिमागहीन उपन्यास की नायिका की तरह नहीं होती जो किसी भी कुरूप या बेकार व्यक्ति को पसंद कर लें। वास्तविकता यही है, पुरुष सुंदरता पसंद करते हैं और स्त्रियां सौंदर्य और शक्ति की ओर आकर्षित होती हैं। रुद्रांश, जो अपनी क्षमताओं के बल पर प्रशंसा बटोरता था, अपने रूप और आकृति में भी किसी से कम नहीं था। तिरस्कार और प्रत्याशा। उस क्षण रुद्रांश स्वाभाविक रूप से उन हजारों आंखों की जांच को महसूस कर सकता था। जिज्ञासा, तिरस्कार और घृणा, वहां सब कुछ मौजूद था। रुद्रांश के आते ही चर्चा का विषय पांचों विजेताओं से हटकर सीधे उस पर आ गया। वाकई ये स्तर 40 का कचरा ही है। इसने अभी तक अपना द्वितीय परिवर्तन भी पूरा नहीं किया है। हाँ, मुझे डर है कि वह बाद में गुप्तधाम परीक्षण में मर न जाए। आखिर स्तर 40 वाले के पास पुनर्जीवित होने की योग्यता भी नहीं होती। लेकिन यह मानना पड़ेगा, वह बहुत सुंदर है। तुम सबसे कहीं ज्यादा। हे, क्या सुंदरता पेट भर सकती है? नहीं, पर ये लड़कियों को आकर्षित जरूर करती है। भीड़ की चर्चा के बीच विक्रमादित्य और अन्य 4 विजेताओं ने रुद्रांश पर एक सरसरी नजर डाली और फिर अपना रुख मोड़ लिया। उनके चेहरों पर स्पष्ट रूप से तिरस्कार का भाव था। कुलपति का आदेश, अंतिम तैयारी। शांति। सभी नए छात्रों को एकत्रित देख मुख्य मंच पर बैठे कुलपति हेमंत धीरे से खड़े हुए और शोर को दबा दिया। बेशक कुलपतियों और आचार्यों की नज़रें भी रुद्रांश पर टिकी थीं। उनकी आंखों में कोई तिरस्कार नहीं था, बल्कि एक गहरी प्रत्याशा थी। वे उस झटके को नहीं भूले थे जो उन्होंने रुद्रांश के युद्ध वीडियो को देखकर महसूस किया था। विशेष रूप से वह छोटी नील नागिन नव्या। वह निश्चित रूप से एक उत्कृष्ट रक्तरेखा वाली उत्परिवर्तित प्रजाति थी। ठीक है, मुझे विश्वास है कि आप सभी ने छात्र नियमावली के माध्यम से नवागंतुक महापरीक्षा के महत्व के बारे में जान लिया होगा। मैं यहाँ ज्यादा लंबी बातें नहीं करूँगा। 3 मिनट अपने उपकरणों और जादुई वस्तुओं की जांच कर लें। महापरीक्षा आधिकारिक रूप से 3 मिनट में शुरू होगी। इसके अतिरिक्त इस परीक्षण पर कोई प्रतिबंध नहीं है। आप अपने पास मौजूद किसी भी उच्च स्तरीय वस्तु या विशेष औषधि का उपयोग कर सकते हैं। जैसे ही कुलपति के शब्द गूंजे, नीचे मौजूद छात्रों में हलचल मच गई। हर छात्र का चेहरा अत्यंत गंभीर था। ये परीक्षण न केवल कुलपतियों के सामने खुद को साबित करने के बारे में था, बल्कि यह स्कूल में उनके भविष्य के लाभों और उपचार को भी निर्धारित करने वाला था। कौन इसे गंभीरता से नहीं लेता? शून्य की ओर प्रस्थान, पापी कालकोठरी। 3 मिनट पलक झपकते ही बीत गए। मैदान के ऊपर आकाश में होलोग्राफिक अंक 5 सेकंड की गिनती करने लगे। जैसे ही गिनती समाप्त हुई, भिन्न भिन्न हट बज, सभी नए छात्र अपने अपने निर्धारित नंबर वाले स्थानांतरण द्वारों पर खड़े हो गए। एक हल्के स्पर्श के साथ रहस्यमयी अंतरिक्षीय लहरें फैलीं और साथ ही चकाचौंध सफ़ेद रोशनी ने सबको घेर लिया। जब सफ़ेद रोशनी ने छात्रों को निगल लिया तो इसका मतलब था कि वे सफलतापूर्वक कालकोठरी डंजन में स्थानांतरित हो गए हैं। हैरानी की बात यह थी कि हर किसी ने अकेले सोलो चुनौती देने का फैसला किया था। किसी एक व्यक्ति ने भी दल टीम बनाने का विकल्प नहीं चुना। वे अपने अपने प्रांत के शीर्ष 100 मेधावी थे। एक मेधावी के रूप में उनका स्वाभिमान उन्हें दल बनाने की अनुमति नहीं देता था। इसके अलावा दल बनाकर प्रवेश करने पर रेटिंग और लाभ कम हो जाते थे। रुद्रांश ने भी बिना देर किए प्लेटिनम द्वार को छुआ। उसके मस्तिष्क में एक जादुई फलक उभरा। गुप्तधाम कालकोठरी, पापी कालकोठरी, सिंफुल डंजन। स्तर 40-70। कठिनाई प्लेटिनम 5 सितारा। विकल्प आसान, सामान्य, कठिन, दुर्स्वप्न, नर्क, हेल। खिलाड़ी आवश्यकता 1-5 खिलाड़ी। पृष्ठभूमि इस नम और अंधेरी कालकोठरी के भीतर क्रूर और रक्तपिपासु अपराधी कैद हैं। साहसी योद्धाओं, कृपया उनका वध करें और उन्हें न्याय के कटघरे में लाएं। नर्क का चयन और नव्या का उत्साह। रुद्रांश ने बिना किसी हिचकिचाहट के नर्क हेल्प मोड पर क्लिक किया। यदि उसे अपनी रैंकिंग बनाए रखनी थी और उन कुलपतियों को संतुष्ट करना था, तो सामान्य या कठिन मोड से काम नहीं चलने वाला था। जैसे ही वह भीतर पहुंचा, उसके चारों ओर का वातावरण बदल गया। वह अब एक ठंडी, सीलन भरी पत्थर की गलियारे में खड़ा था जहां दीवारों पर मशालें जल रही थीं, पर उनकी रोशनी कमजोर थी। हवा में सड़े हुए मांस और जंग लगे लोहे की गंध थी। उसने अपनी बाहों से नव्या को बाहर निकाला। नव्या अब पहले से कहीं अधिक ऊर्जावान लग रही थी। उसकी नीली आंखें अंधेरे में जुगनू की तरह चमक रही थीं। नव्या, तैयार हो जाओ। यह कोई खेल नहीं है। रुद्रांश ने अपनी म्यान से वज्र खड्ग थंडर ब्लेड निकाला।
खड्ग की मूठ पर हाथ रखते ही उसे एक हल्का सा विद्युत झटका महसूस हुआ, मानो शस्त्र भी रक्त का प्यासा हो। नव्या ने फुफकार भरी और उसके शरीर से नीली बिजलियां निकलने लगीं। वह धीरे धीरे बड़ी होने लगी और रुद्रांश के पीछे एक सुरक्षा कवच की तरह खड़ी हो गई। अचानक गलियारे के दूसरे छोर से जंजीरों के घिसटने की आवाज आई। भारी कदमों की आहट और गुर्राहट ने वातावरण को और भी भयानक बना दिया। भैया! अंधेरे से 3 विशालकाय आकृतियां बाहर निकलीं। वे पापी रक्षक, सिंफुल वार्डन्स थे। उनका शरीर सड़ा हुआ था और उन्होंने भारी कुल्हाड़ियां उठा रखी थीं। उनका स्तर 55 था। रुद्रांश के होठों पर एक ठंडी मुस्कान आई। सिर्फ 3? नव्या, इन्हें स्वर्ग का रास्ता दिखाओ। नव्या एक नीली लकीर की तरह आगे बढ़ी। उसकी गति इतनी तेज थी कि हवा में केवल बिजली की कड़क सुनाई दी। एक पल में वह पहले रक्षक के पीछे थी। उसकी पूंछ एक चाबुक की तरह घूमी और रक्षक का सिर पत्थर की दीवार से जा टकराया। धमाका! दूसरा रक्षक अपनी कुल्हाड़ी लेकर रुद्रांश की ओर झपटा, लेकिन रुद्रांश ने बस अपना खड्ग घुमाया और बिजली की एक लहर ने उसे हवा में ही भस्म कर दिया। बाहरी दुनिया का नज़ारा, दर्पण का जादू। इधर इंद्रप्रस्थ चौक पर विशाल जादुई दर्पणों मैजिक मिरर्स पर छात्रों की प्रगति दिखाई जा रही थी। देखो, विक्रमादित्य ने पहले ही 10 दुश्मनों को मार गिराया है। वह दुर्स्वप्न मोड पर खेल रहा है। आर्यन भी पीछे नहीं है, उसके जादुई गोले पूरे गलियारे को साफ कर रहे हैं। अचानक एक दर्पण की ओर सबका ध्यान गया जो सबसे कोने में था। रुको, वह रुद्रांश का दर्पण है। उसने नर्क मोड चुना है। क्या वह पागल है? 40 लेवल का लड़का नर्क मोड में? वह 1 मिनट भी नहीं टिकेगा। कुलपति हेमांत की आंखें चमक उठीं। उन्होंने धीरे से कहा, पागलपन और महानता के बीच एक बहुत पतली रेखा होती है। देखते हैं रुद्रांश किस ओर खड़ा है। दर्पण में दिख रहा दृश्य अकल्पनीय था। रुद्रांश आराम से चल रहा था, जबकि उसके चारों ओर बिजलियां तांडव कर रही थीं। नव्या एक शिकारी की तरह हर दुश्मन को मिट्टी में मिला रही थी। वहां बैठे आचार्य और वरिष्ठ छात्र सन्न रह गए। उन्होंने पहले कभी ऐसी तालमेल और ऐसी शक्ति नहीं देखी थी। कालकोठरी की गहराई और रहस्यमयी दुश्मन। रुद्रांश कालकोठरी के दूसरे स्तर पर पहुंच चुका था। यहाँ की दीवारें अब पत्थर की नहीं, बल्कि हड्डियों की बनी लग रही थीं। अचानक नव्या रुक गई। उसने अपनी गर्दन ऊंची की और एक गहरी फुफकार भरी। क्या हुआ नव्या? सामने के अंधेरे से एक पतली काली आकृति धीरे धीरे बाहर निकली। उसके हाथ में एक लंबी दरांती साइक थी और उसके चेहरे पर एक सफ़ेद मुखौटा था जिस पर पाप लिखा था। बॉस, महान पापी, द ग्रेट सिनर फैंटम। स्तर 6-5। चेतावनी, यह एक मानसिक प्रहार करने वाला शत्रु है। रुद्रांश ने अपनी पकड़ खड्ग पर मजबूत की। 65 स्तर, अब मजा आएगा। शत्रु ने अपनी दरांती घुमाई और पूरे गलियारे में एक काला कोहरा फैल गया। रुद्रांश को महसूस हुआ कि उसकी इंद्रियां सुन्न हो रही हैं। नव्या, विद्युत प्रलय, लाइटनिंग पर्गटेरी। नव्या ने अपनी आंखों से एक तीव्र गर्जना की। उसके शरीर से नीली बिजली का एक विस्फोट हुआ जिसने काले कोहरे को एक झटके में चीर दिया। रुद्रांश ने इस मौके का फायदा उठाया और अपनी गति कौशल का उपयोग करते हुए सीधे बॉस के सामने पहुंच गया। वज्र प्रहार, बिजली से चमकता उसका खड्ग सीधे बॉस के मुखौटे को पार कर गया। एक भयानक चीख के साथ बॉस धुएं में बदल गया। अंक तालिका में हलचल। चौक पर मौजूद भीड़ अब चिल्ला नहीं रही थी। वहां शमशान जैसी शांति थी। अंक तालिका लीडर बोर्ड पर रुद्रांश का नाम बिजली की गति से ऊपर चढ़ रहा था। 100, 50, 10, 5 और अंत में वह प्रथम स्थान पर आकर रुक गया। यह असंभव है, विक्रमादित्य के समर्थक चिल्लाए। उसने इतनी जल्दी 65 लेवल के बॉस को कैसे मार दिया? कुलपति वज्रबाहु हंसे। मैंने कहा था ना, नंदापुर का ये लड़का कुछ अलग है। उसने केवल अपनी शक्ति का उपयोग नहीं किया, बल्कि अपनी नागिन के साथ जो तालमेल दिखाया है वह वरिष्ठ छात्रों के बस की बात भी नहीं है। उपसंहार और भविष्य की आहट। रुद्रांश कालकोठरी से बाहर निकला। उसके चेहरे पर न तो कोई थकान थी और न ही कोई अहंकार। वह वैसा ही शांत था जैसा भीतर जाने से पहले था। उसने देखा कि विक्रमादित्य और अन्य विजेता भी बाहर आ रहे थे। उनके चेहरे पसीने से तरबतर थे और उनके कपड़े फटे हुए थे। जब उनकी नज़र अंक तालिका पर पड़ी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। विक्रमादित्य रुद्रांश के पास आया। उसकी आंखों में अब तिरस्कार नहीं, बल्कि एक गहरा डर और सम्मान था। तुमने कौन सा मोड चुना था? उसने धीमी आवाज में पूछा। नर्क, रुद्रांश ने संक्षिप्त उत्तर दिया और आगे बढ़ गया। पूरा मैदान अब रुद्रांश के नाम से गूंज रहा था। रुद्रांश, रुद्रांश, रुद्रांश। शिक्षिका गागी दूर खड़ी मुस्कुरा रही थीं। उन्हें पता था कि यह तो बस शुरुआत है। रुद्रांश अपने विला की ओर बढ़ रहा था, लेकिन उसके मन में एक ही विचार था, अगला लक्ष्य, द्वितीय परिवर्तन और अपनी बहन आन्या को यहाँ बुलाना। क्या रुद्रांश अपनी इस जीत को कायम रख पाएगा? क्या अन्य विजेता बदला लेने के लिए कोई नया गुट बनाएंगे? और क्या इंद्रप्रस्थ रत्न मिलने के बाद रुद्रांश की शक्तियां एक नए स्तर पर पहुंचेंगी? अध्याय 76, महाप्रलय की आहट।
कठिनाई का स्तर नर्क हेल। प्रतिभागियों की संख्या 1 व्यक्ति। मैदान पर मौजूद लगभग सभी नए छात्रों ने इन 2 विकल्पों को चुना था। प्रांतीय स्तर के शीर्ष 100 योद्धाओं का यह अहंकार था, वे नंदापुर प्रांत के छात्रों को छोड़कर बाकी सभी अकेले सोलो कालकोठरी में उतरे थे। नंदापुर का नाम यहाँ अलग से इसलिए लिया गया क्योंकि वहाँ के छात्र उस लोहमुखसुर आचार्य का उपनाम से डरे हुए थे जिसने प्रश्न पत्र सेट किया था, इसलिए स्थिरता के लिए उन्होंने 2-2 की टोलियां बनाई थीं। लेकिन यहाँ इंद्रप्रस्थ में हर कोई खुद को शेर समझ रहा था। 921वीं रैंक वाला एक खड्गधारी जिसने अभी अभी इस पापी कारागार प्रिजन की पहली मंजिल पर कदम रखा था, उसे अंतरिक्ष स्थानांतरण टेलीपोर्टेशन के कारण होने वाले चक्कर से उभरे हुए आधा सेकंड भी नहीं हुआ था कि भैया, उसके कान के पास क्रूरता से भरी एक भयानक दहाड़ गूंजी। अरे बाप रे! जैसे ही उसकी आंखों के सामने का दृश्य साफ हुआ, वह खड्गधारी डर के मारे चिल्ला उठा। उसने आनन फानन में अपनी लंबी तलवार को बचाव ब्लॉक के लिए ऊपर उठाया। उसके ठीक सामने एक घृणित जैव रासायनिक अपराधी बायोकेमिकल क्रिमिनल खड़ा था, जिसका शरीर सुइयों के निशानों से भरा था और घावों से बदबूदार खून रिस रहा था। वह राक्षस सीधे उसके चेहरे पर झपटने ही वाला था कि उस छात्र ने किसी तरह उसे रोका। लेकिन तभी उस नए छात्र की एक दर्दनाक चीख गूंजी। पीछे मुड़कर देखा तो होश उड़ गए। उसकी जानकारी के बिना एक और राक्षस जो 4 अंगों पर रेंग रहा था और जिसके शरीर पर 20 से अधिक पतली भुजाएं उगी हुई थीं, चुपचाप उसके पीछे प्रकट हो गया था। उस राक्षस ने सीधे उसकी गर्दन को अपने जबड़ों में दबोच लिया था। वह जीव किसी विशाल कनखजूरे सेंटिपीड जैसा दिख रहा था, जिसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। कुलपतियों की निराशा और सत्य का बोध। बाहर मुख्य मंच पर बैठे कुलपति कालिया के वृद्ध चेहरे पर इस दृश्य को देखकर निराशा और नाराजगी की लकीरें उभर आईं। धिक्कार है, अत्यंत निराशाजनक। अन्य कुलपति और आचार्य ठंडी नजरों से होलोग्राफिक स्क्रीन पर उस नए छात्र को राक्षसों द्वारा फाड़े जाते हुए देख रहे थे। उन्होंने उसे बचाया क्यों नहीं? इसका कारण ये था कि वह छात्र इस दंड का हकदार था। योद्धा की दुनिया में पहली गलती ही आखिरी साबित होती है। इसके अलावा वह छात्र स्तर 50 से ऊपर का था, इसलिए वह पुनर्जीवित हो सकता था। हालांकि मृत्यु पर स्तर और अनुभव का नुकसान निश्चित था, वह संभवतः स्तर 52-53 से सीधे स्तर 40 पर गिर जाएगा। क्या इन्होंने नहीं कहा था कि इस बैच के छात्रों की गुणवत्ता बहुत अच्छी है? ये एक छोटी सी आकस्मिक स्थिति को भी नहीं संभाल पा रहे। बगल में बैठे कुलपति वज्रबाहु ने लंबी सांस ली। इस तरह के दृश्य कई गुप्त धामों में आम हैं। स्थानांतरण होते ही व्यक्ति को युद्ध के उच्चतम स्तर की तैयारी कॉम्बैट रेडीनेस में होना चाहिए, लेकिन स्क्रीन पर वह छात्र स्पष्ट रूप से इसके लिए तैयार नहीं था। परिणाम तत्काल मृत्यु। ये तो अभी केवल अभ्यास था। यदि भविष्य में उसने यह आदत नहीं सुधारी तो अकादमी से बाहर निकलते ही वह मारा जाएगा। कुलपति महोदय, अच्छी गुणवत्ता का मतलब यहाँ केवल उनके उच्च स्तर लेवल्स से है। इनमें से कई स्तर 60 पार कर चुके हैं, कुलपति लीलावती ने अपनी ठंडी और स्पष्ट आवाज में कहा। लेकिन शायद इसी उच्च स्तर के कारण उनके मन में अहंकार भर गया है। अच्छा ही हुआ, इस महापरीक्षा का उपयोग उन्हें सबक सिखाने के लिए करते हैं। देखते हैं कि मृत्यु का अनुभव करने के बाद भी क्या वे अपनी ये बुरी आदतें जारी रखते हैं। लीलावती, जो छाया महाविद्यालय की अध्यक्ष थीं, स्वभाव से अत्यंत कठोर थीं और अपने शिष्यों के प्रति बहुत सख्त मानी जाती थीं। वीरता के रंग विक्रमादित्य और अन्य योद्धा। हालांकि कुछ छात्र ऐसे भी थे जिनकी शक्ति और दृष्टिकोण दोनों ही सराहनीय थे। उदाहरण के लिए 245वीं रैंक वाली एक महिला आह्वानकर्ता समनर जैसे ही भीतर पहुंचे, उसने तुरंत एक जादुई सुरक्षा कवच तैयार किया। उसने अचानक होने वाले हमले को सफलतापूर्वक टाल दिया और साथ ही अपने अनुबंधित जीव को बुलाने के लिए मंत्रोच्चार शुरू कर दिया। इस कालकोठरी के बाद हम इनके लिए एक व्यक्तिगत प्रतियोगिता पर्सनल कंपटीशन का आयोजन करेंगे। कुलपति हेमंत ने निर्णय लिया, ताकि ये छात्र यह न कह सकें कि हम कुलपतियों ने रैंकिंग में कोई धांधली की है। बाकी कुलपतियों ने भी सहमति में सिर हिलाया। विक्रमादित्य वास्तव में खड्ग ऋषि परिवार का वंशज होने के योग्य है, उसका प्रदर्शन अभी भी उत्कृष्ट है, एक मुख्य आचार्य ने प्रशंसा करते हुए कहा। मैदान के ऊपर लगे विशाल होलोग्राफिक पर्दे पर कुल 20 से अधिक स्प्लिट स्क्रीन्स चल रही थीं। हर स्क्रीन पर किसी न किसी छात्र का संघर्ष दिखाया जा रहा था। उनमें से विक्रमादित्य की स्क्रीन ने सबसे अधिक ध्यान आकर्षित किया। वह बहुत ही शानदार था। वह अपनी तलवार को दोनों हाथों से थामे हुए एक तितली की तरह सैकड़ों राक्षसों के बीच से निकल रहा था। हर बार जब उसकी तलवार की चमक चमकती, 20 राक्षसों के सिर हवा में उड़ जाते। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि हर बार दुश्मन को मारते ही उसके विस्थापन कौशल डिस्प्लेसमेंट स्किल का समय 0 रीसेट हो जाता था। वह लगातार खड्गवाद चक्र ब्लेड स्टॉर्म पैदा कर रहा था, जो आसपास के राक्षसों को तिनके की तरह उड़ा रहा था। 1 मिनट से भी कम समय में विक्रमादित्य ने अपनी अद्भुत खग कला से 300 से अधिक राक्षसों का अंत कर दिया था।
जैसा कि उम्मीद थी, वह पवनगामी खड्गधारी था। अति उत्तम। यदि कोई अनहोनी न हुई तो विक्रमादित्य भविष्य में कम से कम स्तर 100 के चतुष्परिवर्तित योद्धा तक जरूर पहुंचेगा। कठोर कुलपति कालिया ने भी सराहना की। विक्रमादित्य के अलावा अन्य प्रांतीय विजेताओं का प्रदर्शन भी शीर्ष स्तर का था। सावधान, कुछ बड़ा होने वाला है, सिया की स्क्रीन की ओर इशारा करते हुए एक आचार्य चिल्लाया। धमाका, बूम! एक विशाल युद्ध यंत्र व रोबोट अचानक उस अंधेरी कालकोठरी में प्रकट हुआ। सिया ने सीधे उस यंत्र के भीतर छलांग लगाए और राक्षसों पर गोलियों और जादुई तीरों की बौछार कर दी। 300 से अधिक अपराधी सूखे पत्तों की तरह साफ हो गए। यंत्र वंश की बेटी, युद्ध मशीनों पर उसका नियंत्रण बेजोड़ है, दूसरे आचार्य ने कहा। यंत्र संचालन कोई आसान काम नहीं है। यदि आप कुशल नहीं हैं तो रोबोट एक जड़ पत्थर की तरह लगेगा। लेकिन सिया का यंत्र एक बंदर की तरह फुर्तीला था। आर्यन, रुद्रप्रताप और भास्कर ने भी 1 मिनट से कम समय में पहला चरण पार कर लिया था। उनके बीच समय का अंतर मात्र 5-10 सेकंड का था। रहस्यमयी शून्य, रुद्रांश कहाँ है? वैसे रुद्रांश का पर्दा कहाँ है? मैंने उसे अभी तक नहीं देखा, वज्रबाहु ने पूछा। पशु शक्ति महाविद्यालय के अधिष्ठाता होने के नाते वे स्वाभाविक रूप से इस पशु स्वामी छात्र को लेकर चिंतित थे। जल्दी से 8 नंबर की खिड़की पर रुद्रांश की स्क्रीन लगाओ, हेमंत ने आदेश दिया। ब्रॉडकास्टिंग के प्रभारी आचार्य ने तुरंत कैमरा स्विच किया। 5 सेकंड के भीतर क्रम संख्या 1 सीक्वेंस नंबर 1 का दृश्य खिड़की नंबर 8 पर दिखाई दिया। लेकिन वहां सन्नाटा था। सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। स्क्रीन खाली थी। न रुद्रांश दिख रहा था, न ही राक्षसों की लाशें। वहां केवल एक खाली गलियारा था। क्या हुआ? क्या वह मारा गया? एक आचार्य फुसफुसाया। असंभव। अगर वह मारा जाता तो स्क्रीन लाल हो जाती और बाहर पोर्टल से बाहर आ जाता, वज्रबाहु ने अपनी घनी भौहें सिकुड़ते हुए कहा। तभी स्क्रीन अचानक हिली। कैमरा तेजी से गलियारे की गहराइयों की ओर बढ़ा। वहां जो दिखा उसने कुलपतियों के होश उड़ा दिए। गलियारे के अंत में एक विशाल लोहे का दरवाजा था जो मुड़कर टूट चुका था। और उस दरवाजे के पीछे हजारों राक्षसों के अवशेष पड़े थे। वे कटे हुए नहीं थे, वे जले हुए थे। उनकी खाल नीली बिजली से झुलस चुकी थी और हवा में अभी भी धुआं उठ रहा था। रुद्रांश वहां से गुजर चुका था, वह भी इतनी तेज गति से कि कैमरा उसे पकड़ ही नहीं पाया। वह इतनी आगे कैसे निकल गया? कालिया की आवाज में अविश्वास था। विक्रमादित्य अभी पहले चरण में है और ये लड़का, ये तो तीसरे चरण के द्वार तक पहुंच चुका है। रुद्रांश और नव्या का तांडव। कालकोठरी के भीतर रुद्रांश अपनी जेब में हाथ डाले शांति से चल रहा था। उसके कंधे पर नव्या विराजमान थी। नव्या का शरीर अब गहरे नीले रंग की बिजली से लिपटा हुआ था। जैसे ही कोई राक्षस अंधेरे से निकलता, नव्या बस अपनी आंखें खोलती। कड़कड़ाहट, एक बिजली की लकीर निकलती और राक्षस राख के ढेर में बदल जाता। रुद्रांश को अपना खड्ग निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ी। नव्या, हम थोड़ा धीमे चल रहे हैं, रुद्रांश ने अपनी घड़ी देखते हुए कहा। बाकी लोग शायद पीछे ही होंगे, पर हमें नर्क मोड के अंतिम बॉस तक सबसे पहले पहुंचना है। नव्या ने एक छोटी सी फुफकार भरी और उसकी बिजली और भी तीव्र हो गई। अचानक सामने की दीवार फटी और एक स्तर 65 का पापी जल्लाद सिंफुल एक्सिक्यूशनर बाहर निकला। उसके हाथ में एक विशाल कुल्हाड़ी थी जिस पर इंसानी खोपड़ियां लटकी थीं। रुको नव्या, ये थोड़ा बड़ा शिकार है। रुद्रांश ने पहली बार अपना हाथ जेब से बाहर निकाला और वज्र खड्ग की मूठ पर रखा। इंद्रप्रस्थ का सन्नाटा। मैदान पर मौजूद भीड़ अब पूरी तरह शांत थी। सभी की नजरें 8 नंबर की खिड़की पर टिक गई थीं। ये लड़का, ये तो दानव है, एक द्वितीय वर्ष के छात्र ने थूक निगला। स्तर 40 का होकर स्तर 65 के बॉस के सामने खड़ा है और उसके चेहरे पर डर का नामोनिशान नहीं है। मंच पर बैठी वह नीले बालों वाली चश्मा पहने युवती जो अब तक चुप थी, उसने पहली बार अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। दिलचस्प, उसने बहुत ही धीमी आवाज में कहा, जिसे केवल पास बैठे कुलपति ही सुन पाए। कुलपति हेमंत मुस्कुराए। लगता है इस साल का महामुकाबला इतिहास में दर्ज होने वाला है। क्या रुद्रांश 65 लेवल के जल्लाद को एक झटके में हरा पाएगा? क्या विक्रमादित्य और सिया उसे पकड़ पाएंगे? और जब वह नर्क मोड का असली रहस्य खोजेगा तो क्या होगा? अध्याय 77। क्या ये वाकई एक मानव है? यह क्या बला है? वह गायब कहाँ हो गया? क्या उसने गुप्तधाम सीक्रेट रेल्म में प्रवेश ही नहीं किया? नहीं, मैंने खुद अपनी आंखों से उसे भीतर जाते देखा था। क्या पोर्टल में कोई खराबी आ गई जिससे रुद्रांश अंतरिक्षीय स्थानांतरण के रास्ते में ही फंस गया? ये संभव है, चलो चलकर जांच करते हैं। बाहर खड़ा हर कोई अविश्वसनीय रूप से जिज्ञासु था। आखिर इतना बड़ा जीता जागता इंसान अचानक हवा में कैसे विलीन हो सकता है? सत्य का रहस्योद्घाटन। बर्फ जैसी आवाज।
हालांकि जैसे ही सब लोग उलझन में थे, सबसे किनारे बैठी वह युवती, जिसके चारों ओर एक उदास आभा थी और जिसके बाल बर्फ की तरह नीले थे, धीरे से बोली, आप कैमरे का कौन एंगल बदल सकते हैं। उसकी आवाज़ चांदी की घंटी की तरह साफ थी, कानों को बहुत सुखद लगने वाली। निर्देशक ने तुरंत कैमरे के कोण को नियंत्रित किया। अगर उसने इसे नहीं बदला होता तो शायद सब ठीक रहता, लेकिन एक बदलाव ने वहां मौजूद सभी कुलपतियों और आचार्यों को चौंका दिया। कैमरे में जो दृश्य देखा वह एक दीवार थी, और उस दीवार पर जैव रासायनिक अपराधियों की क्षत विक्षत लाशों का ढेर लगा था। दृश्य ऐसा था मानो उन सभी राक्षसों को एक साथ इकट्ठा किया गया हो और फिर किसी विशाल हथौड़े से बेरहमी से दीवार पर पटक कर कुचल दिया गया हो। कुलपतियों और आचार्यों के चेहरे के भाव तुरंत सुन्न हो गए। उसने पहले ही पहला चरण पार कर लिया है। ऐसा लगता है कि यह रुद्रांश वास्तव में विक्रमादित्य और अन्य प्रांतीय विजेताओं से कमजोर नहीं है। कुछ आचार्यों ने भावुक होकर टिप्पणी की। वे बस इस बात को लेकर उत्सुक थे कि इस लड़के ने ये सब इतनी जल्दी किया कैसे। आखिरकार 300 से अधिक राक्षसों को एक साथ इकट्ठा करना कोई साधारण बात नहीं है। मृत्यु के निशान, गायब होती लाशें। नहीं, ध्यान से देखो, इन राक्षसों की लाशें गायब होने वाली हैं। कुलपति वज्रबाहु ने स्क्रीन को गौर से देखते हुए भारी आवाज में कहा। जैसे ही उन्होंने ये कहा, सबने फिर से स्क्रीन की ओर ध्यान लगाया। उन्होंने पाया कि लाशों का ढेर वास्तव में पारदर्शी हो रहा था। 2 सेकंड बाद वह खूनी दृश्य हवा में गायब हो गया। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि रुद्रांश ने इन राक्षसों को 1 मिनट से भी अधिक समय पहले मार गिराया था। यह एक ऐसी दुनिया थी जहां खेल और वास्तविकता का मिलन हुआ था। गुप्तधाम के भीतर खेल के नियम लागू होते थे। राक्षसों के मरने के बाद वे एक निश्चित समय के बाद गायब हो जाते हैं। वास्तविक दुनिया के राक्षसों के शव बने रहते हैं, लेकिन गुप्तधाम के भीतर वे 60 सेकंड के भीतर मिट जाते हैं। दूसरे शब्दों में, इस छोटे बच्चे ने 10 सेकंड से भी कम समय में पहला चरण साफ कर दिया। कुलपति मीरा आश्चर्य से चिल्ला उठी। हिसस। इस बात का एहसास होते ही अन्य कुलपतियों और मुख्य आचार्यों की सांसें थम गईं। मेरे भगवान, यह सच कहूं तो ये कुलपति स्तर 100 के चतुष्परिवर्तित फोर्थ ट्रांजिशन महायोद्धा थे। उन्होंने दुनिया देख रखी थी, लेकिन फिर भी उनके लिए ये स्वीकार करना कठिन था कि रुद्रांश ने 10 सेकंड में 300 राक्षसों को मार डाला। विक्रमादित्य, सिया, रुद्रप्रताप और अन्य विजेताओं को पहला चरण पार करने में कम से कम 40 से 50 सेकंड लगे थे, लेकिन रुद्रांश ने इसे 10 सेकंड से भी कम समय में कर दिखाया। यहाँ तक कि जब ये कुलपति युवा थे तब भी वे ऐसा निश्चित रूप से नहीं कर सकते थे। आचार्य मोहन, रुद्रांश का कैमरा सीधे दूसरे चरण पर लगाओ। इस समय कुलपति हेमंत ने भी बेचैनी में आदेश दिया। पापी कारागार का काला इतिहास। बाहर हर कोई इस बात को लेकर उत्सुक था कि रुद्रांश ने पहला चरण कैसे पार किया, लेकिन हकीकत बहुत सरल थी। जैसे ही उसने गुप्तधाम में कदम रखा, रुद्रांश ने राक्षसों के हमलों को अपनी इंद्रियों से महसूस कर लिया था। ये अपराधी वास्तव में अब राक्षस बन चुके थे, जिन्हें ज़ोंबी प्रजाति के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था। राक्षस प्रयोग विषय संख्या 3। स्तर 50। प्रजाति ज़ोंबी। कौशल उन्मत्त झपट्टा, रक्तपिपासा, तीव्रता। शक्ति 4000, बुद्धि 3000, चपलता 5000। टिप्पणी: जैव रासायनिक प्रयोगों के लिए उपयोग किया गया एक अपराधी। इस जेल की पृष्ठभूमि वास्तव में एक साम्राज्य के बारे में थी जो इन अपराधियों का उपयोग प्रयोगों के लिए करता था, जिससे वे म्यूटेंट बन गए थे। जैसा कि एक प्लेटिनम स्तर के गुप्तधाम से उम्मीद थी, यहाँ के साधारण प्यादा श्रेणी के राक्षसों की शक्तियां भी गोल्ड स्तर की कालकोठरी के विशिष्ट एलीट राक्षसों के बराबर थीं। और रुद्रांश के निपटने का तरीका बहुत सरल था। उसने सीधे नव्या को बुलाया और उसके विशाल स्वरूप जायंट ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग किया। फिर उसने नव्या की लंबी पूंछ का उपयोग उन राक्षसों को हिंसक रूप से बुहारने के लिए किया। ये कचरे को दीवार के कोने में झाड़ने जैसा था। फिर वे राक्षस सीधे कुचलकर मर गए। कोई तकनीक नहीं, विशुद्ध रूप से नव्या की अजेय शक्ति। दूसरा चरण, प्रलय की बिजली। पहले चरण को साफ करने के बाद वह बिना किसी हिचकिचाहट के दूसरे चरण में पहुंच गया। दूसरे चरण के राक्षसों की कठिनाई बढ़ गई थी। राक्षसों की संख्या 500 हो गई थी और उनकी श्रेणी विशिष्ट एलीट हो गई थी। उनकी शक्तियां अब 8000 तक पहुंच गई थीं और साथ ही 1 दर्जन छोटे नायक माइनर लीडर्स भी प्रकट हुए थे जिनकी शक्ति 10,000 से अधिक थी। लेकिन नव्या के सामने, जिसकी शक्ति 50,000 के पार थी, वे सब केवल तुच्छ कीट थे। राक्षसों को और भी तेजी से साफ करने के लिए नव्या ने विशाल रूप के बजाय बादलों पर सवार सोरिंग थ्रू द क्लाउड्स कौशल का उपयोग किया और सीधे जेल की छत के पास पहुंच गई। और फिर धमाका, बूम, नीली बिजली की सांस, अजूर लाइटनिंग ड्रैगन ब्रेथ उस कालकोठरी के भीतर एक प्राकृतिक आपदा की तरह उतरी। पवन प्रेरित तड़ित, विंड एक्साइट्स लाइटनिंग, SS श्रेणी का दिव्य कौशल। जैसे ही उस दिव्य प्रहार ने पूरे क्षेत्र को घेरा, सभी 500 राक्षस और नायक पलक झपकते ही कोयले में बदल गए।
पूरा गुप्तधाम का अंतरिक्ष उस शक्ति से कांपने लगा। मुख्य बात यह थी कि रुद्रांश ने अभी तक नव्या पर कोई जादुई बफ भी नहीं लगाया था। विश्व विनाशक नील नाग, वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग अजूर ड्रैगन की रक्तरेखा वास्तव में इतनी भयानक थी। इस बार भी 10 सेकंड से कम समय में चरण साफ हो गया। रुद्रांश बिना रुके नव्या को लेकर तीसरे चरण की ओर दौड़ पड़ा। बाहरी दुनिया का सन्नाटा और अविश्वास। बाहर जैसे ही कैमरा बदला गया, रुद्रांश की खिड़की पर दूसरे चरण का दृश्य दिखाई देने लगा। लेकिन यह क्या? कुलपतियों और आचार्यों की आंखों के सामने जो दृश्य था वह जली हुई धरती और राख बन चुके शवों का था, और रुद्रांश की आकृति एक बार फिर वहां से ओझल हो चुकी थी। सभी छात्र और शिक्षक, क्या इस लड़के की गति इतनी तेज है? क्या वह वास्तव में एक इंसान है? तीसरा चरण, जल्दी कैमरा तीसरे चरण पर लगाओ। यहां तक कि शांत स्वभाव वाले कुलपति हेमांत भी इस समय निर्देशक की ओर अधीरता से देख रहे थे। तीसरा चरण, जल्लाद का आगमन। रुद्रांश अब तीसरे चरण के द्वार पर खड़ा था। यहाँ की हवा भारी थी और दीवारों से खून टपक रहा था। ये जेल का सबसे गहरा और सबसे भयानक हिस्सा था। सामने से भारी कदमों की आवाज आई। बॉस, पापी जल्लाद, सिंफुल एक्सिक्यूशनर, स्तर 6-5, श्रेणी नायक, हीरो 1 स्टार, शक्ति 25,000, स्वास्थ्य 80,000। वह जल्लाद लगभग 4 मीटर ऊंचा था। उसके हाथ में एक विशाल कुल्हाड़ी थी जिस पर हजारों आत्माओं का रुदन अंकित था। जैसे ही उसने रुद्रांश को देखा, उसने एक गगनभेदी दहाड़ मारी और अपनी कुल्हाड़ी जमीन पर पटक दी, जिससे पूरे गलियारे में दरारें पड़ गईं। रुद्रांश ने अपनी आंखों को सिकोड़ा। अंत में कुछ ऐसा जो नव्या को थोड़ा मनोरंजन दे सके। नव्या ने अपनी गर्दन को थोड़ा टेढ़ा किया और उसकी आंखों में नीली बिजली नाचने लगी। वह अब अपने छोटे रूप में रुद्रांश के कंधे पर थी, लेकिन उसकी आभा पूरे हॉल को भरने लगी थी। उधर विक्रमादित्य अभी भी दूसरे चरण के बीच में जूझ रहा था। उसकी तलवार की गति तेज थी, लेकिन वह रुद्रांश की तरह सफाई नहीं कर पा रहा था। सिया के रोबोट की गोलियां खत्म होने वाली थीं। किसी को अंदाजा नहीं था कि रुद्रांश पहले से ही अंतिम बॉस के सामने खड़ा है। मंच पर सन्नाटा, नीले बालों वाली युवती का रहस्य। इंद्रप्रस्थ के मंच पर वह नीले बालों वाली युवती अब अपनी जगह से उठ गई थी। उसने अपना काला चश्मा थोड़ा नीचे किया और रुद्रांश की स्क्रीन को गौर से देखा। कुलपति हेमांत, उसने धीमी आवाज में कहा, ये लड़का जो कर रहा है वह केवल शक्ति नहीं है, वह प्रकृति के नियमों के साथ खेल रहा है। वह अपनी ऊर्जा का एक कण भी व्यर्थ नहीं कर रहा। हेमांत ने उसे देखा। शिक्षिका ईशानी, क्या आपको लगता है कि वह इसे 10 सेकंड में खत्म कर देगा? ईशानी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी नजरें स्क्रीन पर गड़ा दीं। युद्ध का क्षण, एक प्रहार, एक अंत। कालकोठरी में जल्लाद ने अपनी कुल्हाड़ी हवा में उठाए। मर जाओ कीड़े। जैसे ही कुल्हाड़ी नीचे आने वाली थी, रुद्रांश ने अपनी उंगलियों से एक चुटकी बजाई। नव्या, शून्य विद्युत, वॉइड लाइटनिंग। नव्या रुद्रांश के कंधे से एक बिजली की लकीर की तरह उड़ी। वह इतनी तेज थी कि जल्लाद उसे देख भी नहीं पाया। नव्या सीधे जल्लाद के सीने के आर पार निकल गई। बिजली की वह छोटी सी लकीर जल्लाद के भीतर पहुंचते ही फैल गई। बूम! जल्लाद का 80,000 स्वास्थ्य हेल्थ एक ही पल में शून्य हो गया। उसके शरीर के भीतर से नीली रोशनी की किरणें फूटने लगीं और वह भीतर से ही फट गया। रुद्रांश ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह सीधे तीसरे चरण के पार उस अंतिम पुरस्कार की ओर बढ़ गया जिसे इंद्रप्रस्थ रत्न कहा जाता था। उपसंहार, महास्तंभ का उदय। बाहर मैदान पर अंक तालिका लीडरबोर्ड अचानक चमकने लगी। रुद्रांश का नाम, जो पहले से ही प्रथम स्थान पर था, अब सुनहरे अक्षरों में जलने लगा। उसके नाम के आगे लिखा था कुल समय 38 सेकंड। पूरे चौक पर ऐसा सन्नाटा छा गया मानो वहां कोई जीवित प्राणी ही न हो। विक्रमादित्य, जो अभी अभी दूसरे चरण से बाहर आया था, उस तालिका को देखकर अपनी तलवार हाथ से गिरा बैठा। 38 सेकंड। पूरी कालकोठरी 38 सेकंड में। उसकी आवाज कांप रही थी। रुद्रांश पोर्टल से बाहर निकला। उसके कपड़े वैसे ही साफ थे जैसे वह अंदर गया था। उसने भीड़ को देखा और फिर मंच की ओर बढ़ा। रुद्रांश ने कुलपति हेमांत के सामने सिर झुकाया। प्रतियोगिता समाप्त हुई। क्या अब मैं अपना विला वापस पा सकता हूँ? हेमांत बस उसे देखते रह गए। उनके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे। क्या रुद्रांश की यह अकल्पनीय शक्ति उसे अकादमी का सबसे बड़ा लक्ष्य बना देगी? विक्रमादित्य और अन्य विजेताओं के मन में अब क्या चल रहा है? और वह नीले बालों वाली युवती ईशानी रुद्रांश से क्या बात करना चाहती है? अगले अध्याय में देखिए ईशानी की चुनौती और वज्र अनुबंध। इंद्रप्रस्थ की धरती पर अब एक नए महानायक का उदय हो चुका है। अध्याय 78, महाडकैती और प्रतिभा का मोल। रुद्रांश की चरणों को पार करने की गति ने वास्तव में उपस्थित सभी कुलपतियों और मुख्य आचार्यों को स्तब्ध कर दिया था। विक्रमादित्य, आर्यन, सिया और अन्य प्रांतीय विजेताओं ने अभी अभी दूसरे चरण में प्रवेश किया था।
उनकी स्थिति और संघर्ष को देखकर स्पष्ट था कि उन्हें दूसरा चरण सफलतापूर्वक पूरा करने में कम से कम 2 मिनट या उससे अधिक का समय लगेगा। लेकिन रुद्रांश का क्या? यहाँ तक कि निर्देशक का जादुई कैमरा भी उसकी चरणों को पार करने की गति का पीछा नहीं कर पा रहा था। ये भला लोगों को चकित कैसे न करता। प्रसारण की तकनीकी बाधा और कुलपतियों की अधीरता। कुलपति हेमंत, प्रत्येक खिड़की के लिए कैमरा फीड बदलने में 15 सेकंड की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। प्रसारण के प्रभारी आचार्य ने एक अजीब अभिव्यक्ति के साथ कुलपति हेमंत की ओर देखा। आखिरकार पूरा दर्शक लाइव प्रसारण तंत्र वर्तमान में हजारों कैमरा फीड से जुड़ा हुआ है। सिस्टम को ओवरलोड होने और खराब होने से बचाने के लिए कैमरा बदलने में 15 सेकंड का समय अनिवार्य है। पूरे आयोजन स्थल पर कुल 1200 नए छात्र थे। परीक्षण कालकोठरी में कुल 4 चरण थे और प्रत्येक चरण के लिए एक पूर्ण उच्च परिभाषा HD जादुई कैमरे की आवश्यकता थी। इसका अर्थ था कैमरों से कुल 4800 उच्च परिभाषा छवियों का प्रसारण। चूंकि नवागंतुक महापरीक्षा योजना से पहले आयोजित की गई थी, इसलिए पर्याप्त तैयारी करने का समय नहीं मिला था। परिणामस्वरूप इन छवियों का प्रसारण पूरी तरह से अस्थायी रूप से स्थापित एक छोटे जादुई आधार सर्वर मैजिक बेस सर्वर पर निर्भर था। इस जादुई सर्वर को अत्यधिक भार के कारण धुएं छोड़ने और फटने से बचाने के लिए जादुई प्रोग्रामरों ने प्रत्येक कैमरा फीड को स्विच करने के लिए 15 सेकंड का अंतराल निर्धारित किया था। ये सुनकर कुलपतियों और शिक्षकों के चेहरे के भाव थोड़े कड़े हो गए। 15 सेकंड इंतजार करना होगा, तो क्या हम उस बच्चे को देख पाएंगे? कैमरा हमेशा उससे एक कदम पीछे रह रहा है। ठीक है, 15 सेकंड रुकिए। तीसरे चरण का बॉस एक स्तर 60 का जैव असुर बायोडेमन है, जिसकी श्रेणी असाधारण एक्स्ट्रॉर्डिनरी 3 स्टार है। उसकी चारों दिशाओं की विशेषताएं अट्रिब्यूट्स 20,000 अंकों तक पहुंच गई हैं, और एक बार जब वह अपनी पूरी शक्ति के साथ लड़ता है तो निष्क्रिय कौशल पैसिव स्किल्स के प्रभाव से वह 30,000 विशेषता अंकों तक पहुंच सकता है। मुझे वास्तव में विश्वास नहीं है कि यह बच्चा इन 15 सेकंड के भीतर इस तीसरे चरण को पार कर सकता है। कुछ आचार्यों ने उन्हें सांत्वना देने के लिए मुस्कुराहट के साथ कहा, आप सही कह रहे हैं, ये बहुत ही अनुचित होगा यदि वह जैव असुर भी उसके द्वारा 15 सेकंड में सुलझा लिया गया। इसमें कम से कम 1 मिनट तो लगना ही चाहिए। हम उसे पकड़ने में सक्षम होने चाहिए। चकाचौंध कर देने वाली गति। तीसरा चरण भी साफ। इस बातचीत के बीच जल्द ही 15 सेकंड बीत गए। प्रसारण के प्रभारी आचार्य ने तेजी से कैमरा स्विच बटन दबाया। स्वाइश। सबकी उम्मीद भरी निगाहों के बीच रुद्रांश का कैमरा फीड आखिरकार बदल गया। हालांकि स्क्रीन एक बार फिर खाली थी, वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। पूरे जेल के स्थान के भीतर जमीन पर मचे हाहाकार के अलावा केवल वह जैव असुर बचा था, जो पूरी तरह से कोयले में बदल चुका था। यह अनेक कुलपति और आचार्य, जो मूल रूप से तीसरे चरण में रुद्रांश को देखने के लिए उत्सुक थे, एक बार फिर पत्थर की तरह जम गए। यहाँ तक कि सफ़ेद कोट वाली वह रहस्यमयी महिला ईशानी, जो अपना सिर झुकाए हुए बैठी थी और हर चीज़ में अरुचि दिखा रही थी, इस क्षण अपना सिर उठाए बिना नहीं रह सकी। उसकी बर्फ जैसी नीली आंखों ने खाली कैमरा फीड को थोड़े आश्चर्य के साथ देखा। हिसस, ऐसा लगता है कि हमने अभी भी इस बच्चे रुद्रांश की शक्ति को कम करके आंका है। मायावी महाविद्यालय के कुलपति कालिया ने विस्मय से भरे चेहरे के साथ कहा। आश्चर्य के बीच सुखद आश्चर्य की एक प्रबल भावना भी थी। यह एक अनमोल खजाने की खोज की खुशी थी। हालांकि मायावी महाविद्यालय केवल जादू आधारित व्यवसायों को भर्ती करता है, लेकिन पशुस्वामी बीस्ट मास्टर एक मान्यता प्राप्त जादू और युद्ध कौशल का दोहरा साधना मैजिक एंड मार्शल डुअल कल्टिवेशन व्यवसाय है। क्योंकि एक पशुस्वामी की आक्रमण विशेषताएं उसके पालतू जीव पर निर्भर करती हैं। पालतू जीव भी शारीरिक और जादुई प्रकारों में विभाजित होते हैं। युद्ध के संदर्भ में वे हाथापाई, मेले और लंबी दूरी रेंज के प्रकारों में भी विभाजित होते हैं। इसलिए कड़ाई से कहा जाए तो पशुस्वामी को भी जादू आधारित व्यवसाय के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। इस समय रुद्रांश के प्रदर्शन ने कुलपति कालिया को प्रवेश परीक्षा के समय की तुलना में और भी अधिक सुखद आश्चर्यचकित कर दिया था। वह निश्चित रूप से एक शीर्ष प्रतिभा है। प्रतिभा को अपने पाले में करने की उनकी इच्छा अचानक तीव्र हो गई। दिव्य नाग की पहचान, डकैती की शुरुआत। ये कहने के बजाय कि हमने उस बच्चे की शक्ति को कम करके आंका, ये कहना बेहतर होगा कि हमने उस नव्या लिटिल स्नेक को कम करके आंका है। उस छोटी नागिन की वास्तविक श्रेणी निश्चित रूप से कोई साधारण जीव नहीं है। कम से कम यह एक स्रोत जीव सोर्स बीस्ट से शुरू होती है, या फिर यह एक दिव्य जीव डिवाइन बीस्ट भी हो सकती है। पशु शक्ति महाविद्यालय के अधिष्ठाता के रूप में कुलपति वज्रबाहु की पालतू जीवों की श्रेणी को पहचानने की दृष्टि निश्चित रूप से कम नहीं है। प्रवेश परीक्षा का वीडियो देखने के बाद उन्होंने उस समय सोचा था कि रुद्रांश की वह छोटी नागिन 9वें स्तर के आत्मा जीव स्पिरिट बीस्ट और दूसरे स्तर के स्रोत जीव के बीच होनी चाहिए। अब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अभी भी उसे कम आंका था।
वह छोटी नील नागिन जो कोमल और प्यारी दिखती थी, उसकी न्यूनतम श्रेणी 9वें स्तर का स्रोत जीव थी और अधिकतम श्रेणी 5वें स्तर का दिव्य जीव। एक दिव्य जीव, यहाँ तक कि उनके लिए भी जो स्तर 100 से ऊपर के कुलपति थे, उनके अधीन सर्वोच्च रैंक वाला पालतू जीव केवल 9वें स्तर का स्रोत जीव था। इस दिव्य जीव, क्या आप सुनिश्चित हैं? वज्रबाहु के अनुमान ने कई कुलपतियों और मुख्य आचार्यों को आश्चर्य से भर दिया। आखिरकार जब पालतू जीवों की बात आती है तो पशु शक्ति महाविद्यालय के कुलपति बहुत आधिकारिक माने जाते हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि यह एक अनुमान था, लेकिन यह अनिवार्य रूप से निश्चित होने से अलग नहीं था। निश्चित, एक पशु स्वामी के रूप में रुद्रांश की व्यक्तिगत युद्ध शक्ति चाहे कितनी भी असामान्य क्यों न हो, वह इस स्तर पर स्तर 60 के जैवासुर को तुरंत नहीं मार सकता। आखिरकार इस व्यवसाय के लगभग 90% कौशल पालतू जीव वृद्धि एनहांसमेंट प्रकार के कौशल होते हैं, और उसकी वर्तमान चरणों को साफ करने की गति, जिसका कैमरा भी पीछा नहीं कर पा रहा है, निश्चित रूप से उस रक्त परिवर्तित छोटी नागिन द्वारा अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के कारण है। वज्रबाहु ने दृढ़ता से कहा। ये सुनकर कुलपतियों और आचार्यों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके सन्नाटे में गहरा सदमा मिला हुआ था। सफ़ेद कोट वाली महिला ईशानी ने अपना बड़े फ्रेम वाला चश्मा ठीक किया और उसकी घनी लिटों के नीचे छिपी उसकी आंखों की चमक थोड़ी फड़की। ऐसी पशु स्वामी प्रतिभा के लिए मुझे आशा है कि कुलपति बाद में मेरे साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगे। आखिरकार जब पशु स्वामी व्यवसाय की बात आती है तो मेरा पशु शक्ति महाविद्यालय शीर्ष पर है। कुलपतियों और कई मुख्य आचार्यों के सन्नाटे का लाभ उठाते हुए वज्रबाहु भी इस क्षण न्याय के भाव से भरे चेहरे के साथ बोले। उनकी अभिव्यक्ति ऐसी थी मानो कह रहे हों, यदि रुद्रांश आपके महाविद्यालय में जाता है तो यह एक बहुमूल्य संसाधन की बर्बादी होगी। नहीं कुलपति वज्रबाहु, मैं उससे सहमत नहीं हो सकता। मायावी महाविद्यालय के कुलपति कालिया, जो पहले से ही उस प्रतिभा को देखकर प्रसन्न थे, ने तुरंत बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सिर हिलाया और कहा, यह बच्चा रुद्रांश असाधारण रूप से प्रतिभाशाली है। क्या आपको लगता है कि उसके पास जिस चीज़ की कमी है वह आपके पशु शक्ति महाविद्यालय का मार्गदर्शन है? नहीं, उसके पास जिस चीज़ की कमी है वह है संसाधन, और मेरा मायावी महाविद्यालय अन्य चीज़ों में प्रचुर न हो लेकिन संसाधनों में धनी है। इस बच्चे रुद्रांश के लिए मेरे मायावी महाविद्यालय में आना ही सही है। मैं कालिया उसे सबसे शीर्ष स्तरीय संसाधन उपचार देने की गारंटी देता हूँ। मैं उसके लिए देश से 3वें स्तर के दिव्य जीव के लिए आवेदन करने में भी बेशर्मी से उसकी मदद करूंगा। जैसे ही ये शब्द बोले गए, वज्रबाहु का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। वह खंडन करना चाहते थे, लेकिन उनके सामने रखे तथ्यों के साथ वह नहीं जानते थे कि कैसे तर दिया जाए। मायावी महाविद्यालय इंद्रप्रस्थ के 5 प्रमुख महाविद्यालयों में सबसे धनी था। आखिरकार जादू का उपयोग करने वाले हर कोई जानता है कि कई व्यवसायों में वे सबसे धनी अस्तित्व हैं। और यह बच्चा रुद्रांश, वास्तव में उसे अब किसी मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं थी। जिसने भी उसके युद्ध के वीडियो देखे थे वे जानते थे कि इस बच्चे का युद्ध कौशल स्तर बस शीर्ष स्तर का था। एक जन्मजात युद्ध प्रतिभा। अनगिनत लोगों को पछतावा हुआ था क्योंकि रुद्रांश ने पशु स्वामी व्यवसाय को चुना था। ऐसी प्रतिभा निश्चित रूप से पशु स्वामी युद्ध के बारे में ज्ञान सीखते ही उसे तुरंत समझ जाएगी, जिसे किसी मार्गदर्शन की आवश्यकता ही नहीं होगी। और अकादमी उसे जो सहायता प्रदान कर सकती थी वह वास्तव में केवल संसाधन ही प्रतीत होती थी। अंतिम चरण, नर्क का द्वार। इधर कालकोठरी के भीतर रुद्रांश चौथे और अंतिम चरण के सामने खड़ा था। ये नर्क मोड का चरमोत्कर्ष था। यहाँ की दीवारों से नीली आग निकल रही थी और हवा में इतनी भारी ऊर्जा थी कि एक साधारण स्तर 50 का योद्धा यहाँ खड़े होते ही दम तोड़ देता। नव्या, अब हम अंत में हैं, रुद्रांश ने शांति से कहा। नव्या उसके कंधे पर थी। उसका शरीर अब एक छोटे बच्चे की कलाई जितना मोटा हो चुका था, लेकिन उसके सिर पर 2 छोटे छोटे उभार हॉर्न्स स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। वह अब केवल एक सांप नहीं लग रही थी, वह एक ड्रैगन नागदेव बनने की दहलीज पर थी। सामने का विशाल द्वार धीरे धीरे खुला। भीतर से एक ऐसी गर्जना सुनाई दी जिसने पूरी कालकोठरी को हिलाकर रख दिया। अंतिम बॉस, पापी राजा विलाप का अवतार सिंफुल किंग। स्तर 7-5। श्रेणी अधिराज ओवरलॉर्ड 1 स्टार। विशेषता कालकोठरी का राजा। 80% शारीरिक क्षति प्रतिरोध। ये राजा 7 मीटर लंबा था। उसकी देह काले लोहे के कवच से ढकी थी और उसके हाथ में एक ऐसी तलवार थी जो खुद इंसानी चीखों से बनी प्रतीत होती थी। अधिराज श्रेणी और स्तर 75। रुद्रांश के होठों पर एक दुर्लभ मुस्कान आई। नव्या, आज तुम्हारी दावत है। नव्या ने एक गगनभेदी फुफकार मारी। उसका छोटा शरीर अचानक फैलने लगा। 10 मीटर, 30 मीटर, 50 मीटर। वह अब उस राजा के सामने एक विशाल पर्वत की तरह खड़ी थी। उसके शरीर के चारों ओर नीली बिजलियां एक सुरक्षा घेरा बना रही थीं। बाहरी दुनिया का उन्माद। मैदान पर अब सन्नाटा नहीं था, बल्कि एक उन्माद फैल चुका था। हर छात्र 8 नंबर की स्क्रीन की ओर इशारा कर रहा था। देखो, वह क्या है? वह सांप नहीं है,
वह तो एक नागराज है। रुद्रांश ने स्तर 75 के अधिराज को चुनौती दी है, वह भी अकेले। कुलपति हेमंत अपनी कुर्सी के हत्थे को कसकर पकड़ चुके थे। 75 स्तर का अधिराज, क्या वह इसे संभाल पाएगा? तभी ईशानी, जो अब तक शांत थी, धीरे से मंच के किनारे पर जाकर खड़ी हो गई। उसने अपनी उंगलियों से हवा में कुछ जादुई सूत्र बुने। कुलपति महोदय, ईशानी की आवाज में पहली बार उत्तेजना थी। ये बच्चा केवल लड़ नहीं रहा है, वह इस कालकोठरी की ऊर्जा को खा रहा है। उसकी नागिन, वह कालकोठरी के राक्षसों की ऊर्जा को सोखकर विकसित हो रही है। ये सुनते ही वज्रबाहु की आंखें फटी की फटी रह गई। क्या राक्षसों की ऊर्जा सोखना? ये तो केवल पौराणिक दिव्य जीवों के बारे में सुना था। निष्कर्ष, डकैती का असली अर्थ। कालकोठरी के भीतर रुद्रांश ने अपना हाथ हवा में उठाया। नव्या, आकाश विदारक प्रलय, स्काई रेंडिंग कैटेक्लिज्म। नव्या ने अपने मुंह से नीली और सफेद आग का एक गोला छोड़ा। वह गोला राजा की तलवार से टकराया और उसे कांच की तरह तोड़ दिया। राजा के कवच के टुकड़े टुकड़े हो गए। जैसे ही राजा जमीन पर गिरा, नव्या ने उसे निगल लिया। पूरा चौथा चरण एक तेज रोशनी के साथ समाप्त हो गया। रुद्रांश के सामने एक संदूक प्रकट हुआ। उसने उसे खोला और उसके भीतर से एक चमकता हुआ नीलम निकला। वस्तु प्राप्त, इंद्रप्रस्थ रत्न जैम। प्रभाव, सभी पालतू जीवों की विशेषताओं में 50% की स्थायी वृद्धि। रुद्रांश ने वह रत्न अपनी जेब में रखा और पोर्टल से बाहर निकल आया। जैसे ही वह मैदान पर पहुंचा, उसने देखा कि पांचों कुलपति मंच से नीचे उतरकर उसकी ओर ही दौड़ रहे थे। वे ऐसे लग रहे थे मानो किसी खजाने को लूटने के लिए डकैत दौड़ रहे हों। रुद्रांश, मेरे मायावी महाविद्यालय में आओ, कालिया चिल्लाया। नहीं रुद्रांश, मेरा पशु शक्ति महाविद्यालय ही तुम्हारा असली घर है, वज्रबाहु ने उसे लगभग धक्का देते हुए कहा। रुद्रांश ने नव्या को अपनी कलाई पर लपेटा, जो अब फिर से छोटी हो गई थी और डकार ले रही थी। उसने कुलपतियों की ओर देखा और फिर शांति से कहा, मुझे पहले अपनी बहन आन्या को फोन करना है और गुरु माता किरण को खबर देनी है। प्रवेश की बात बाद में करेंगे। पूरा इंद्रप्रस्थ सन्न रह गया। पांचों कुलपति, जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों में से थे, उन्हें एक 19 साल के लड़के ने प्रतीक्षा करने को कह दिया था। क्या रुद्रांश किसी एक महाविद्यालय को चुनेगा या वह अपनी खुद की राह बनाएगा? विक्रमादित्य और अन्य विजेताओं का अब क्या होगा, जिन्होंने रुद्रांश को कचरा समझा था? और ईशानी, जो उसे एक अलग ही नज़र से देख रही है, उसका असली उद्देश्य क्या है? अध्याय 79, अंतिम पड़ाव और नागदेव का उदय। देखो कालिया, मुझे तुम्हारी यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। रुद्रांश की युद्ध प्रतिभा निश्चित रूप से शीर्ष स्तर की है, लेकिन युद्ध का मार्ग अनंत है। केवल उत्कृष्टता के लिए प्रयास करके ही वह निडर होकर आगे बढ़ सकता है और महान धर्म ग्रेट डाउ को प्राप्त कर सकता है। मेरे अनुसार इस बच्चे को मेरे युद्ध महाविद्यालय व कॉलेज में आना चाहिए। चाहे वह संसाधन हो या युद्ध कौशल का मार्गदर्शन, ये बूढ़ा उसे सबसे अच्छा दे सकता है। कुलपति कालिया और वज्रबाहु को पहले से ही भर्ती शुरू करते देख युद्ध महाविद्यालय के अधिष्ठाता कुलपति हेमंत भी जल्दी से इस होड़ में कूद पड़े। तो फिर चलिए, हम में से प्रत्येक अपनी अपनी क्षमताओं पर भरोसा करके उसे आकर्षित करने का प्रयास करते हैं, कालिया ने आत्मविश्वास से भरी एक हल्की मुस्कान के साथ कहा। मायावी महाविद्यालय के सबसे धनी कुलपति होने के नाते जब शर्तों और सुविधाओं की पेशकश की बात आती थी, तो वह वास्तव में इन दो पुराने साथियों से डरने वाले नहीं थे। ठीक है, नवागंतुक महापरीक्षा समाप्त होने के बाद आप और मैं अपनी पूरी शक्ति लगा देंगे और देखेंगे कि यह छोटा लड़का रुद्रांश किस महाविद्यालय को चुनता है। वज्रबाहु भी आश्वस्त थे। इंद्रप्रस्थ अकादमी का पशु शक्ति महाविद्यालय वह स्वप्निल स्थान कहा जा सकता है जहां हर पशु स्वामी प्रवेश करना चाहता है। एक पशु स्वामी के रूप में रुद्रांश के लिए सबसे अच्छा विकल्प वास्तव में पशु शक्ति महाविद्यालय ही था। छाया महाविद्यालय की कुलपति लीलावती और प्रभा महाविद्यालय की अध्यक्ष मीरा, जो पास ही खड़ी थीं, भी कुछ कहना और भर्ती करना चाहती थीं। लेकिन दुर्भाग्य से रुद्रांश की विशेषज्ञता उनके महाविद्यालयों के विषयों के साथ मेल नहीं खाती थी। एक का ध्यान घातक प्रहार असैसिन बर्स्ट वाले योद्धाओं पर था और दूसरा रक्षात्मक और अग्रिम पंक्ति सपोर्ट एंड फ्रंटलाइन वाले योद्धाओं पर केंद्रित था। रुद्रांश के पालतू जीव और उसकी लड़ने की शैली स्पष्ट रूप से इनमें से किसी भी क्षेत्र में फिट नहीं बैठती थी। साथ ही संसाधनों के मामले में वे वास्तव में इन तीन पुराने दिग्गजों से बेहतर शर्तों की पेशकश नहीं कर सकती थीं। इसलिए वे केवल असहाय होकर तमाशा ही देख सकती थीं। इस बीच पास खड़े मुख्य आचार्य अवाक थे। महापरीक्षा अभी समाप्त भी नहीं हुई थी और रुद्रांश पहले से ही एक बेशकीमती वस्तु बन गया था, जिसे पाने के लिए कुलपतियों के बीच छीना झपटी हो रही थी। अनुमान है कि कालकोठरी के भीतर मौजूद विक्रमादित्य और आर्यन जैसे प्रतिभाशाली छात्रों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि अब उन्हें पूरी तरह से नज़रअंदाज किया जा चुका है। कैमरा और तकनीकी सीमाएं। कुलपति हेमंत, क्या हमें रुद्रांश की कैमरा खिड़की को फिर से बदलना चाहिए? इस क्षण प्रसारण निर्देशक का कार्य कर रहे आचार्य ने सावधानी से पूछा।
अब काफी देर हो चुकी है, बदलने की जरूरत नहीं है। वह बच्चा तीसरे चरण के जैव असुर को तुरंत मार सकता है, तो चौथे चरण के अंतिम बॉस के लिए भी वह उसे तुरंत मारने में सक्षम होना चाहिए। हम बाद में युद्ध की रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। अभी कैमरा अन्य नए छात्रों पर लगाओ और देखो कि वे कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं। कुलपति हेमंत ने शांति से कहा। चौथे चरण का अंतिम बॉस स्तर 70 का एक जैविक राक्षस था जिसकी श्रेणी असाधारण एक्स्ट्रॉर्डनरी 9 स्टार्स थी। उसे पापी रक्षक कहा जाता था। उसकी चारों दिशाओं की विशेषताएं संतुलित 40,000 अंक थीं। सभी अवस्थाओं के सक्रिय होने के साथ वह अपनी विशेषताओं को 60,000 अंकों तक बढ़ाने में सक्षम होना चाहिए था। लेकिन चूंकि जैवासुर को भी रुद्रांश ने पलक झपकते ही ढेर कर दिया था, इसलिए इस पापी रक्षक से निपटना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए थी। कैमरा बदलने में समय बर्बाद करने के बजाय बाद में रिकॉर्डिंग देखना बेहतर था। कालकोठरी के भीतर जैवासुर का अंत। इधर कालकोठरी के भीतर रुद्रांश तीसरे चरण को पार कर आधिकारिक रूप से चौथे चरण में प्रवेश कर चुका था। तीसरे चरण का जैवासुर वास्तव में शक्तिशाली था, लेकिन नव्या के सामने वह एक चींटी के समान था। शुरुआत में जैवासुर ने अपनी अत्यंत उन्मत्त और असामान्य गति का प्रदर्शन किया था। वह एक विकृत राक्षस की तरह रुद्रांश की ओर चारों हाथ पैरों पर पीछे की ओर रेंगते हुए आ रहा था, जो किसी डरावनी फिल्म के भूत से भी अधिक घृणित लग रहा था। हालांकि इस विशिष्ट राक्षस का सामना करते हुए नव्या ने गर्व से एक फुफकार मारी। फिर उसने दो विशेष कौशलों का उपयोग किया। तीव्र तड़ित पवन स्विफ्ट थंडर वाइंड एस श्रेणी, कर्णभेदी मेघ गर्जना थंडर साउंड पियर्सिंग ईयर्स एस श्रेणी। नव्या की 50,000 चपलता एजिलिटी विशेषताएं इस क्षण तुरंत 250,000 अंकों तक पहुंच गईं। 500% की वृद्धि, 40% की क्रिटिकल प्रहार दर सीधे सीमा पार कर गई और 5 गुना बढ़कर 200% हो गई। क्रिटिकल क्षति में भी 5 गुना वृद्धि हुई। और एसएस स्तरीय कौशल कर्णभेदी मेघ गर्जना ने नव्या को तुरंत जैवासुर के सामने पहुंचकर एक नाग दहाड़ मारने की अनुमति दी। अंगगग, इस नाग दहाड़ में अपार दिव्य आभा थी, जो जैवासुर के कानों में बिजली की कड़क की तरह फटी। ये ध्वनि तरंग क्षति, जिसमें नीली बिजली का गुण था, ने जैवासुर के कवच और जादुई प्रतिरोध मैजिक रेजिस्टेंस को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया। ये प्रहार निश्चित रूप से एक क्रिटिकल हिट था। इसने जैवासुर को तुरंत भीतर और बाहर से भून दिया, जिससे वह मौके पर ही मर गया। लेकिन रुद्रांश को सबसे अधिक प्रसन्नता जिस बात से हुई वह ये थी। अभी कौशलों का उपयोग करते समय नव्या के माथे पर धुंधले से 2 नाग सींग ड्रैगन हॉर्न्स बनते हुए प्रतीत हुए। उसके पेट के नीचे 4 धुंधले नीले नाग पंजे अजूर ड्रैगन क्लॉज भी हल्के से दिखाई दे रहे थे। ये नागदेव अजूर ड्रैगन में परिवर्तित होने का संकेत था। ऐसा लगता है कि विश्व विनाशक नील नाग की रक्तरेखा 20% तक उत्तेजित होने के बाद जैसे जैसे नव्या का स्तर बढ़ेगा, वह धीरे धीरे एक दिव्य नाग की विशेषताओं को प्रकट करना शुरू करेगी। यह एक बहुत अच्छी खबर थी। जैवासुर को 10 सेकंड से भी कम समय में मारकर रुद्रांश और नव्या बिना रुके अंतिम चरण की ओर बढ़े। चौथा चरण पापी रक्षक का प्रयोगशाला। टप, रुद्रांश की आकृति प्रकाश द्वार से गुजरी और नव्या के साथ अंतिम चरण के स्थान में प्रवेश किया। पहले के अंधेरे और गंदे जेल के कक्षों की तुलना में जो दृश्य सामने आया वह एक अत्यंत विशाल तकनीकी हॉल था। पन्ना जैसे हरे रंग की रोशनी से झिलमिलाते उस हॉल में जैविक प्रयोग टैंक रखे थे। प्रयोग टैंकों के भीतर घृणित हरे तरल के अलावा मांस के धड़कते हुए लोथड़े भी थे। इन मांस के लोथड़ों पर विचित्र मानवीय चेहरे हंस रहे थे। और हॉल के केंद्र में एक सफेद लैब कोट पहने हुए एक आदमी डेटा डेस्क के पास चुपचाप खड़ा था, ध्यान से किसी चीज के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। एक और परीक्षण विषय। उस आदमी ने अपना सिर उठाया, अपना चश्मा ठीक किया और बिना पुतलियों वाली उसकी आंखों की एक डरावनी जोड़ी ने रुद्रांश की ओर देखते हुए एक फीकी मुस्कान दी। रुद्रांश ने उससे बात करने की जहमत भी नहीं उठाई और सीधे अपनी मूल्यांकन दृष्टि अप्रेजल डाली। राक्षस पापी रक्षक प्रथम चरण, स्तर 70, प्रजाति मानव, श्रेणी असाधारण एक्स्ट्रॉर्डनरी 9 स्टार्स, शक्ति 40,000, बुद्धि 40,000, शारीरिक गठन 40,000, चपलता 40,000। टिप्पणी, इस पापी कारागार का स्वामी जैविक प्रयोगों के प्रति अत्यंत जुनूनी वैज्ञानिक। उसने न केवल जेल के सभी अपराधियों को जैविक राक्षसों में बदल दिया, बल्कि खुद को भी संशोधित किया। यह एक अत्यंत खतरनाक राक्षस है। इस बॉस की जानकारी रुद्रांश के सामने प्रदर्शित थी। नाम के बाद प्रथम चरण फेज 1 ने संकेत दिया कि इस राक्षस के पास एक से अधिक जीवन थे। उसकी पहली जान लेने के बाद वह अपने दूसरे और अधिक शक्तिशाली रूप में प्रवेश करेगा। क्या तुम खुद चुपचाप ऑपरेशन टेबल पर लेट जाओगे, या मुझे तुम्हारे अंक काटने होंगे और फिर तुम्हें ऊपर उठाना होगा? पापी रक्षक ने मुस्कान के साथ रुद्रांश की ओर देखा, लेकिन उसे जवाब के रूप में एक छोटी सी मासूम फुफकार मिली। जी। जैसे ही आवाज शांत हुई, स्वाइश, नव्या की आकृति पहले ही पापी रक्षक के सामने पहुंच चुकी थी।
फिर उसकी नागपूंछ शत्रु के सिर की ओर हिंसक रूप से घूमी। पूर्ण शक्ति वाले उस प्रहार के नीचे पापी रक्षक का सिर भी फट सकता था। खतरे को भांपते हुए चूंकि वह एक बॉस था, उसने एन मौके पर अपना सिर नीचा किया और पूंछ के उस प्रहार को चकमा दे दिया। साथ ही उसके हाथ में एक अत्यंत तेज सर्जिकल चाकू दिखाई दिया और उसने सीधे नव्या के पेट की ओर वार किया। उसने सोचा कि यह हमला उस नीली नागिन को फाड़ देगा, लेकिन वह ये देखकर भयभीत हो गया कि क्लांग, वह सर्जिकल चाकू किसी लोहे की चादर से टकराया जैसा लगा। कोई घाव नहीं हुआ, बल्कि चिंगारियां उठीं। यह क्या बला है? उसका विशेष रूप से बनाया गया सर्जिकल चाकू, जो किसी भी 65 स्तर के योद्धा की रक्षा को भेदने के लिए पर्याप्त था, वह एक छोटी सी नागिन की खाल को भी नहीं भेद पाया। रुद्रांश की शांति और नव्या का क्रोध। रुद्रांश अभी भी वहीं खड़ा था, उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। वह जानता था कि नव्या की रक्षा अब साधारण हथियारों से नहीं भेदी जा सकती। नव्या, खेल खत्म करो, हमें आन्या के लिए कुछ उपहार भी खरीदने हैं। नव्या ने अपने शरीर को थोड़ा और फैलाया। उसके शरीर से निकलने वाली नीली बिजली अब गहरे बैंगनी रंग में बदलने लगी थी। पापी रक्षक अब डरने लगा था। उसने अपनी मेज पर रखे कई हरे इंजेक्शन खुद को लगा लिए। उसका शरीर फूलने लगा, उसकी खाल फटने लगी और वह एक विशाल मांसल राक्षस में बदल गया। उसका प्रथम चरण समाप्त हो चुका था। राक्षस पापी रक्षक द्वितीय चरण उत्परिवर्तित। शक्ति 90,000, स्वास्थ्य 5 लाख। अब तुम मरोगे, वह राक्षस अपनी भारी आवाज में गरजा। लेकिन नव्या अब उसके सामने एक छोटी नागिन नहीं थी। उसने अपनी विशालता जायंट ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग किया। तकनीकी हॉल की छत को तोड़ते हुए नव्या का शरीर 50 मीटर लंबा हो गया। उसकी आंखों में अब वह मासूमियत नहीं थी, बल्कि एक प्राचीन दिव्य जीव का क्रोध था। नव्या ने अपना मुंह खोला और एक प्रलयकारी नीली आग छोड़ी। वह आग सीधे उस राक्षस से टकराए। हॉल के भीतर रखे सभी परीक्षण टैंक एक एक करके फटने लगे। वह पापी रक्षक, जो खुद को अमर समझता था, उस दिव्य आग में पिघलने लगा। भैया! एक अंतिम चीख के साथ पापी रक्षक राख में बदल गया। पूरी कालकोठरी का स्थान डगमगाने लगा, जो संकेत था कि अंतिम बॉस हार चुका है। विजेता का सम्मान और कुलपतियों की दौड़। पोर्टल के बाहर पूरी इंद्रप्रस्थ अकादमी में हलचल मच गई थी। अंक तालिका पर रुद्रांश का नाम सबसे ऊपर चमक रहा था और उसका समय देखकर लोगों के होश उड़ गए थे। रुद्रांश कुल समय 1 मिनट 52 सेकंड। तुलना के लिए दूसरे स्थान पर विक्रमादित्य था, जिसने अभी तीसरा चरण भी पूरा नहीं किया था। जैसे ही रुद्रांश पोर्टल से बाहर निकला, उसने देखा कि 5 कुलपति मंच से नीचे उतरकर लगभग दौड़ते हुए उसकी ओर आ रहे थे। रुद्रांश, मेरे मायावी महाविद्यालय में तुम्हारा स्वागत है। मैं तुम्हें व्यक्तिगत रूप से जादुई सूत्रों का ज्ञान दूंगा। कालिया चिल्लाया। हट जाओ कालिया। रुद्रांश, युद्ध महाविद्यालय ही तुम्हारे लिए सही है। मैं तुम्हें वह अस्त्र दूंगा जो तुम्हारे पूर्वजों ने भी नहीं देखा होगा। हेमंत ने उसे बीच में ही रोक दिया। रुद्रांश ने अपनी कलाई पर लिपटी नव्या को देखा, जो अब फिर से छोटी हो गई थी और थकी हुई लग रही थी। उसने विनम्रता से सिर झुकाया। कुलपति महोदय, मुझे खुशी है कि मैंने महापरीक्षा पास कर ली, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा था, मुझे अभी अपनी बहन को फोन करना है। क्या मैं जा सकता हूँ? वज्रबाहु हंसे और रुद्रांश के कंधे पर हाथ रखा। बेशक बेटा, जाओ, पर याद रखना, पशु शक्ति महाविद्यालय के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। और हाँ, तुम्हारी नागिन के लिए हमने विशेष दिव्य भोजन मंगवाया है। रुद्रांश मुस्कुराया और भीड़ के बीच से रास्ता बनाते हुए निकल गया। उसे पता था कि असली चुनौतियां अब शुरू होंगी। उसे अपनी शक्ति को और बढ़ाना था, क्योंकि वह जानता था कि इस दुनिया के रहस्य उन कालकोठरियों से कहीं अधिक गहरे हैं। उपसंहार, ईशानी की गुप्त नज़र। भीड़ के पीछे खड़ी नीले बालों वाली युवती ईशानी रुद्रांश को जाते हुए देख रही थी। उसने अपनी उंगलियों से एक छोटा सा जादुई संदेश हवा में भेजा। पिताजी, वह मिल गया है। वह केवल एक पशु स्वामी नहीं है, वह नाग देवता का अवतार ले चुका है। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। रुद्रांश का सफर अभी केवल शुरू हुआ था और इंद्रप्रस्थ की राजनीति और भविष्य के युद्ध अब उसके चारों ओर घूमने वाले थे। क्या रुद्रांश इन महाविद्यालयों के बीच की राजनीति से बच पाएगा? क्या विक्रमादित्य अपनी हार का बदला लेने के लिए कोई नई योजना बनाएगा? अध्याय 80, महासंहार। विस्मयकारी 4,50,000 शक्ति अंकों का विस्फोट। वह प्रहार, जिसे सामने मौजूद नन्हे जीव को चीर देना चाहिए था, पूरी तरह विफल रहा। पापी रक्षक अपने इस झटके में ये भी समझ गया था कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। उसने अपने शरीर को सीधा किया, पंजों के बल जमीन को दबाया और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पहले कुछ दूरी बनाने की कोशिश की। लेकिन अभी उसके पीछे हटने की प्रक्रिया पूरी भी नहीं हुई थी कि धमाका, बूम! एक गगनभेदी कड़क सीधे उसके कानों में फटी। इस क्षण देखा गया कि नीली बिजली नव्या से ढकी उस छोटी सी नागिन के साथ, और उसे केंद्र मानकर एक अविश्वसनीय रूप से डरावना, विनाशकारी तड़ित कुंड अनाइलेशन थंडरपोल सीधे बाहर की ओर फैल गया। वज्र तांडव, थंडर एंड लाइटनिंग।
विश्व विनाशक नील नाग नव्या की एसएसएस श्रेणी की निष्क्रिय प्रतिभा पैसिव टैलेंट। यह एक नई प्रतिभा थी जिसे नव्या ने अभी कुछ ही समय पहले प्राप्त किया था। इसका प्रभाव यह था कि वह सभी असामान्य स्थितियों एबनॉर्मल स्टेटसेस से सुरक्षित रहेगी और आक्रमण किए जाने के बाद सीधे नील तड़ित देह सुरक्षा अजूर लाइटनिंग बॉडी प्रोटेक्शन को सक्रिय करेगी और 500 मीटर के दायरे में एक विनाशकारी तड़ित कुंड बनाएगी। इस तड़ित कुंड के भीतर नव्या सीधे एक अजेय अवस्था इनविंसिबल स्टेट में प्रवेश कर जाती है। इसके अलावा तड़ित कुंड के सफलतापूर्वक फैलने के बाद ये दुश्मनों को भारी बिजली की क्षति पहुंचाएगा और उन्हें 10 सेकंड की अचेत कोमत स्टन अवस्था में डाल देगा। ये कुंड 60 सेकंड तक बना रहता है। रुद्रांश का दांव, निर्बलता का प्रहार। धिक्कार है। अपने चारों ओर उमड़ती उस विशाल नीली बिजली को देखकर पापी रक्षक ने मन ही मन कोसा, लेकिन उसे इस बात की खुशी भी थी कि वह पीछे हटने के लिए तैयार था। ये तड़ित कुंड पूरी तरह फैलने के बाद ही लक्ष्य को क्षति पहुंचाता था। इस अवसर का लाभ उठाकर पापी रक्षक अपनी गति के साथ पूरी तरह से पीछे हट सकता था। इस प्रायोगिक हॉल का क्षेत्रफल बहुत बड़ा था और उसके पास छिपने के लिए पर्याप्त जगह थी, लेकिन आदर्श कल्पना मात्र थी। वास्तविकता क्रूर थी। वह शायद रुद्रांश के अस्तित्व को भूल गया था। निर्बलता, वीकनेस। नंदापुर प्रांत के शिक्षा ब्यूरो द्वारा जारी किया गया यह श्रेणी का सामान्य कौशल सफलतापूर्वक सक्रिय हो गया था, और यह वास्तव में पापी रक्षक पर सटीक लगा था। इस कौशल की सबसे बड़ी सुविधा ये थी कि इसके लिए किसी मंत्रोच्चार या कूल डाउन की आवश्यकता नहीं थी। इसे रोकना असंभव था। जब रुद्रांश ने पापी रक्षक के विरुद्ध ये कौशल सक्रिय किया तो वह रक्षक, जो दिखता तो मानव जैसा था लेकिन वास्तव में पूरी तरह से एक जैव रासायनिक राक्षस में बदल चुका था, उसका कवच, जादुई प्रतिरोध, क्षति में कमी और उसकी तीनों गतियां 3 स्पीड्स सीधे 40% कम हो गई थीं। तीनों गतियों में इस भारी गिरावट के कारण वह पापी रक्षक, जिसे तड़ित कुंड से बच निकलना चाहिए था, इस क्षण धीमा हो गया। परिणाम स्वरूप एक तीखी चीख सीधे पापी रक्षक के मुंह से निकली। उसका पूरा शरीर उस भयानक तड़ित कुंड में पूरी तरह समा गया। नीले तड़ित तत्व ने उसके शरीर पर लगातार बमबारी की और साथ ही बिजली के झटके से होने वाली झंझनाहट ने उसे 10 सेकंड के लिए पूरी तरह से बेहोश कर दिया। नव्या का पलटवार, अंत की शुरुआत। और नव्या, जिसका अपने स्वामी रुद्रांश के साथ मानसिक संबंध, टेलीपैथिक कनेक्शन था, स्वाभाविक रूप से उस उत्कृष्ट अवसर को कैसे गंवा सकती थी जो उसके स्वामी ने उसके लिए बनाया था। स्मैक। नीली बिजली में लिपटी एक पूंछ का कोड़ा चला। वह सीधे पापी रक्षक के सिर पर लगा। स्प्लैश। जैसे कोई तरबूज फटता है वैसे ही उसका भेजा खून और मांस के लोथरे चारों ओर बिखर गए। लेकिन चूंकि वे तड़ित कुंड के भीतर थे, ये घृणित चीजें जैसे ही ऊपर उछलीं, तड़ित कुंड द्वारा तुरंत राख और भाप में बदल दी गईं। पापी रक्षक की जीवन शक्ति इस क्षण वास्तव में समाप्त हो गई प्रतीत होती थी। लेकिन नव्या ने जरा भी ढील नहीं दी। उसे अपने स्वामी रुद्रांश के याद दिलाने की भी आवश्यकता नहीं थी। नव्या, जिसकी बुद्धि धीरे धीरे बढ़ रही थी, पहले ही समझ चुकी थी कि यह पापी रक्षक पुनर्जीवित होगा और अपने दूसरे स्वरूप, सेकंड फॉर्म को सक्रिय करेगा। गड़गड़ाहट, क्रम्बल। उमड़ती जादुई शक्ति के नीचे एक बिजली का बादल, थंडर क्लाउड, उत्पन्न हुआ जिसने पूरे हॉल को ढक लिया। पंच वज्रपात, 5 थंडरबोल्ट्स। विश्व विनाशक नील नाग का एक और अद्वितीय एसएस श्रेणी का कौशल। द्वितीय स्वरूप और रुद्रांश का महाबफ। जब बिजली का बादल पूरी तरह संघनित हो गया, भैया, दूरी से पापी रक्षक की दहाड़ भी सुनाई दी। वह हॉल में फिर से जीवित हो चुका था और अपने दूसरे स्वरूप में प्रवेश कर चुका था। वर्तमान पापी रक्षक 7 से 8 मीटर लंबा था, जैसे कोई 2 मंजिला इमारत। विस्फोटक मांसपेशियों वाला उसका शरीर लगातार हिल रहा था। उसके शरीर की सतह पर अनगिनत मानवीय चेहरे, जो दर्द में लगातार विलाप कर रहे थे, वास्तव में एक साथ सिले हुए थे। और उसकी गर्दन पर 3 अत्यंत घृणित सिर थे। उन 3 सिरों में से बाईं ओर वाले का केवल एक बड़ा मुंह था, बीच वाले में जादुई प्रतिरूपों से अंकित दानवी आंखों की एक जोड़ी थी और दाईं ओर वाले के पास केवल बड़े कानों की एक जोड़ी थी। जैसे ही वह प्रकट हुआ, उसकी चारों दिशाओं की विशेषताएं, अट्रिब्यूट्स मूल 40,000 से बढ़कर 60,000 हो गईं। उसने सीधे नव्या को पीछे छोड़ दिया था, जैसा कि स्तर 40-70 के प्लेटिनम गुप्तधाम से उम्मीद थी। लेकिन उससे क्या? रुद्रांश थोड़ा मुस्कुराया और अपनी हथेलियों को आपस में जोड़ा। भिन्न-भिन्न बज। पशु स्वामी का बफ शक्तिवर्धन कौशल सीधे डाला गया। मानसिक अनुबंध, टेलीपैथिक कनेक्शन। पशु पागलपन, बीस्ट पेट फ्रेंजी। घृणा चिन्ह, हेट मार्क। और इन सब के साथ जुड़ा एसएसएस श्रेणी की प्रतिभा, कोटि पशु अनुग्रह, 10,000 बीस्ट्स फेवर। प्रभाव 10 गुना बढ़ गया। धमाका, बूम। जब ये 3 बफ कौशल सफलतापूर्वक डाले गए तो नव्या की आभा और बढ़ने लगी। मानसिक अनुबंध ने विशेषताओं में 800% की वृद्धि प्रदान की। पशु पागलपन ने 100% की वृद्धि दी। घृणा चिन्ह ने नव्या को उस शत्रु के विरुद्ध 50% अतिरिक्त क्षति पहुंचाने की शक्ति दी।
नव्या की मूल 50,000 की विशेषताएं इस क्षण बढ़कर 4,50,000 हो गई थीं। विशेषताओं में इस भारी उछाल के कारण नव्या को विशाल रूप जायंट ट्रांसफॉर्मेशन उपयोग करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। उसका शरीर धीरे धीरे बड़ा होने लगा। नीले नाग सींग और नागपंजों की परछायां स्पष्ट होने लगी, जिससे वह ऐसी लग रही थी मानो वह वास्तव में एक विश्व विनाशक नीलनाग बन गई हो। और वह पापी रक्षक, जो पुनर्जन्म और अपने दूसरे स्वरूप के कारण अहंकारी और अनियंत्रित हो गया था, उसके शरीर पर मौजूद सभी मानवीय चेहरे इस क्षण आतंक की स्थिति में आ गए। यह कोई साधारण नागिन नहीं थी। ये तो पौराणिक दिव्य नाग अजूर ड्रैगन था, अंतिम वज्रपात और कीर्तिमान। हालांकि उसके पास चकित होने के लिए समय नहीं बचा था। डरावनी बिजली से भरे उस बादल ने इस क्षण उसकी ओर एक अत्यंत मोटी नीली बिजली गिरा दी। ये बिजली बहुत तेज थी, इतनी तेज कि पापी रक्षक प्रतिक्रिया भी नहीं कर सका। साथ ही इसकी शक्ति भी बहुत अधिक थी। नव्या की 4,50,000 की शक्ति विशेषताओं से निकला ये कौशल अत्यंत भयानक आक्रमण शक्ति लेकर आया था। बस बिजली की एक चमक और वह अंतिम बॉस शुरू से अंत तक एक भी जवाबी हमला करने का समय पाए बिना दुखद रूप से नष्ट हो गया। उसका पूरा राक्षसी शरीर कोयले में बदल गया, जिसे पहचानना भी मुश्किल था। उसे अपना जीवन रक्षक कौशल उपयोग करने का समय भी नहीं मिला। टिंग, नवागंतुक छात्र रुद्रांश को प्लेटिनम श्रेणी के गुप्तधाम पापी कारागार को सफलतापूर्वक साफ करने के लिए बधाई। वर्तमान मोड नर्क हेल। साफ करने का समय 56 सेकंड। समग्र रेटिंग SSS श्रेणी। आपका स्कोर सफलतापूर्वक इंद्रप्रस्थ अकादमी के डेटाबेस में दर्ज कर लिया गया है। कृपया गुप्तधाम से बाहर न निकलें। पुरस्कार 1 मिनट में जारी किए जाएंगे। विजय की गूंज और कुलपतियों का विस्मय। साफ हो गया। इस क्षण गुप्तधाम की आत्मा की सूचना सुनते हुए रुद्रांश ने धीरे से सांस छोड़ी। ये साफ करने का समय पहले की तरह ही भयानक था। यह इसलिए भी था क्योंकि नव्या बहुत शक्तिशाली थी। वह बिना किसी बाधा के आगे बढ़ती गई। ये बस अजेय और अविश्वसनीय रूप से संतोषजनक था। मैदान पर, जहां हजारों छात्र और शिक्षक देख रहे थे, सन्नाटा छा गया था। 8 नंबर की स्क्रीन पर चमकते अंक किसी के लिए भी पचा पाना मुश्किल थे। 56 सेकंड। नर्क मोड स्तर 70 का बॉस। विक्रमादित्य की आवाज कांप रही थी। वह अभी दूसरे चरण में ही संघर्ष कर रहा था। उसके पास अब अपनी हार स्वीकार करने के अलावा कोई चारा नहीं था। मंच पर कुलपति हिमांत अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। 4,50,000 अंक। क्या मैंने सही देखा? कुलपति वज्रबाहु ने अपनी दाढ़ी सहलाए। ये लड़का, ये तो इंद्रप्रस्थ का भविष्य है। इसके बफ कौशलों का प्रभाव 10 गुना बढ़ जाता है। ये तो ईश्वरीय वरदान है। शिक्षिका ईशानी ने अपनी आंखों पर हाथ रखा, मानो वह रोशनी से अपनी आंखों को बचा रही हो। पिताजी, ये लड़का केवल पशु स्वामी नहीं है, वह एक युद्ध देवता है जो एक दिव्य नाग को नियंत्रित कर रहा है। नया रहस्यमयी द्वार। 1 मिनट पलक झपकते ही बीत गया। भिन्न बाज। हालांकि रुद्रांश के सामने जो प्रकट हुआ वह पुरस्कार नहीं था, बल्कि एक रहस्यमयी और गहरा प्रकाश द्वार लाइट दूर था। रुद्रांश ने अपनी आंखों को सिकोड़ा। यह क्या है? सामान्य तौर पर तो खजाना मिलता है। तभी गुप्तधाम के भीतर एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। साहसी योद्धा, तुमने इस कारागार के सबसे गहरे अंधकार को पराजित किया है। क्या तुम उस रहस्य को जानने के लिए तैयार हो जिसे यहाँ हजारों वर्षों से छिपाया गया है? क्या तुम शून्य चरण हिडन स्टेज में प्रवेश करना चाहोगे? रुद्रांश ने नव्या की ओर देखा। नव्या ने एक उत्साहित फुफकार भरी। वह उस द्वार के पीछे की ऊर्जा को महसूस कर सकती थी। ठीक है, रुद्रांश ने धीरे से कहा, जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो पूरा अंत देख लेते हैं। जैसे ही उसने उस द्वार में कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि वह किसी दूसरी दुनिया में जा रहा है। वह दुनिया जहाँ पापी कारागार के असली स्वामी का रहस्य छिपा था। घर की याद और भविष्य का संकल्प। उधर मैदान पर रुद्रांश की स्क्रीन अचानक काली पड़ गई। क्या हुआ? स्क्रीन क्यों बंद हो गई? छात्र चिल्लाने लगे। वह छिपे हुए चरण हिडन स्टेज में प्रवेश कर गया है। कुलपति हेमांत ने गंभीर स्वर में कहा, इंद्रप्रस्थ अकादमी के इतिहास में आज तक केवल 3 छात्र ही वहां पहुंच पाए हैं, और उन तीनों में से एक आज हमारे देश का रक्षक गार्डियन है। रुद्रांश को पता नहीं था कि बाहर क्या हंगामा हो रहा है। वह बस उस रहस्यमयी दुनिया में खड़ा था। उसके मन में अपनी बहन आन्या का चेहरा आया। उसे पता था कि उसे ये सब जल्दी खत्म करना है ताकि वह अपनी गुरु माता किरण को बता सके कि उसने इंद्रप्रस्थ में अपना स्थान बना लिया है। उसने अपने हाथ में वज्र खड्ग को और मजबूती से पकड़ा। नव्या, तैयार रहो, असली परीक्षा अब शुरू होती है। क्या रुद्रांश शून्य चरण के रहस्य को सुलझा पाएगा? क्या वह गुप्तधाम का वह पुरस्कार प्राप्त कर सकेगा जो हजारों वर्षों से किसी को नहीं मिला? और बाहर, क्या विक्रमादित्य उसके खिलाफ कोई नया गठबंधन बनाएगा?